This guy actually doesn't need an introduction at all. His achievements speak for themselves. He cleared the prestigious KVPY exam, went on to pursue computer science at IIT Delhi, जो हर बच्चे का सपना होता है कंप्यूटर साइंस एट IIT Delhi. उसके बाद ही वेंट ऑन टू परस्यू अ मास्टर्स इन मैनेजमेंट, MS करी उन्होंने मैनेजमेंट में, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से. यार कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एक आईवी लीग इंस्टीट्यूशन है एंड बहुत बहुत बड़ी बात होती है यार कॉर्नेल में एडमिशन होना तुम्हारा. और अब वो काम कर रहे होंगे यार सबकी ड्रीम कंपनी अमेजोन में. और एक फन फैक्ट और यार, उन्होंने एक और ड्रीम कंपनी में इंटर्नशिप भी करी है, माइक्रोसॉफ्ट में. तो यार इनका नाम टैग्स के साथ भरा हुआ है. ठीक है, शिवांक गोयल भैया का आज हम इंटरव्यू ले रहे होंगे. शिवांक गोयल, KVPY, IIT, कॉर्नेल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, तो सारे टैग्स के इनका नाम भरा हुआ है. पॉडकास्ट काफ़ी लंबा है यार, 1.25 घंटे का है. तो तुम, मेरे को नहीं पता तुम वीडियो में देख रहे हो या ऑडियो में, जहाँ भी देख रहे हो यार प्लीज़ इसे पूरा सुनने की कोशिश करना. जो भी तुम काम कर रहे हो उसको छोड़ के भी तुम्हें इसे सुनना पड़े तो प्लीज़ सुनना. इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी मोटिवेशनल पॉडकास्ट. बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी, जेई के बारे में भी तुम्हें इन दी एंड हैक्स वगैरह मिल रहे होंगे. टाइम स्टैम्प्स तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो तुम्हें किसी पार्ट पे सीधा जंप करना हो, पूरा नहीं टाइम है और किसी पार्ट पे जंप करना हो, तो तुम उन टाइम स्टैम्प्स को देख के वहाँ पर जंप कर सकते हो. तो यार ये वाला जो पॉडकास्ट है वो हिंदी में होने वाला है एंड वील ट्राई टू डिग डीप इनटू द माइंड ऑफ दिस जीनियस. So without any further delay, let's start. This is Yash, and you are listening to episode 2 of the Yash Garg Show. तो यार जब मैंने भैया को अप्रोच किया इस पॉडकास्ट के लिए, तो मैं उनके जेई प्रेपरेशन के बारे में सब कुछ जानना चाहता था. मैं बिल्कुल डिकोड करना चाहता था कि क्या उन्होंने स्ट्रैटेजी यूज करी, क्या वो कितने घंटे एक दिन में देते थे पढ़ाई को, इन सारी चीजों को. तो मेरे को लगा यार बेसिकली मतलब मैं ग्लोरीफाई कर रहा था यार भैया को कि उनकी अचीवमेंट्स हैं. KVPY निकाला है, उसके बाद IIT दिल्ली से CSE, फिर मास्टर्स इन मैनेजमेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी से. लेकिन भैया जो थे वो इन चीजों से उन्हें फर्क नहीं पड़ता यार. बेसिकली वो अपने आप को ग्लोरीफाई होता हुआ नहीं देखना चाहते थे. वो चाहते थे कि वो और ज्यादा कुछ डीपर इश्यूज हैं जो सोसाइटी में प्रेवलेंट है वो उन्हें एड्रेस कर सकें. जैसे कोटा में सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं, पेरेंट्स की मेंटालिटी क्या है, आजकल के जो जेई एस्पिरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स कैसे सोचते हैं, स्कूलिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, IITs को इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे, तो उनमें भी क्या दिक्कत है IIT सिस्टम में. तो भैया इन सारी चीजों को एड्रेस करना चाहते हैं. तो यार ये जो पॉडकास्ट है ये होने वाला है बिल्कुल हिंदी में एंड वील ट्राई टू डिग डीप इनटू द माइंड ऑफ दिस जीनियस. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट. यू आर वाचिंग एपिसोड 2 ऑफ द यश गर्ग शो. तो यार भैया 2012 में जाते हैं एक बार, जब शिवांक जेई प्रेपरेशन शुरू कर रहा था. तो उस वक्त की आप अपनी जेई जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपकी कोई भी इंस्पायरिंग स्टोरी या कोई फनी मोमेंट्स हुए हो उस वक्त, तो उस चीज के बारे में व्यूअर्स जानना चाहेंगे. ये आंसर करने से पहले सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू. तूने मेरी काफी अच्छी तारीफ की है सबके सामने. ठीक है, हमारा क्यूट सा बच्चा है यश, और मेरी रिक्वेस्ट है सारे इसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. तो तू पूछ रहा है मेरी यार आईटी जर्नी. मैं एक छोटे से शहर में बड़ा हुआ हूँ, करनाल. तो दिल्ली से 3-4 घंटे लगते हैं आने जाने में. तो वहाँ पे इतना अच्छा कोचिंग का सीन था नहीं, तो मैं दिल्ली आया था, VMC में पढ़ता था. अच्छा. तो मतलब कोई शॉर्टकट वगैरह तो है नहीं कोई, मैं ऐसे शॉर्ट टिप्स नहीं दे सकता. बट यही है कि कंसिस्टेंट सेल्फ स्टडी और हार्डवर्क है, उसके बिना और कोई शॉर्टकट नहीं है. और मैंने सुना है काफी लोग पूछते रहते हैं कितना घंटे पढ़ना चाहिए, कितना घंटे नहीं पढ़ना चाहिए. तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. बेसिकली मेरे ख्याल से कि मैं अराउंड 8 आवर्स पढ़ता था पर डे. कभी कभार 10 हो जाते थे और ज्यादा ही डंडा पड़ा हुआ है तो 12 भी हो जाते थे. पर अराउंड 8 आवर्स पर डे पढ़ता था मैं. अच्छा. और कुछ कुछ चीजें थी जो मैं फॉलो करता था, जैसे कि कुछ स्ट्रेटेजीज थी. जैसे कि हर एक चैप्टर के शॉर्ट कंसाइज नोट्स बना लेता था मैं 3-4 पेज में. उससे क्या होता है कि आदमी फोर्स हो जाता है कि भाई तुम्हें सारा का सारा मटेरियल इन 4 पेजेस में समराइज करके कंसाइज वे में लिखना है. और बाद में अगर चैप्टर रिवाइज करना हो तो वो 4 पेज तुम्हारे रामबाण की तरह काम आते हैं.
ठीक है, तो इस टाइप की कुछ कुछ टैक्टिक्स थी जो मैंने फॉलो करी। तो बेसिकली वही है कि मेहनत करो। तो मेरी जेई जर्नी यही रही है। और कुछ क्या जानना चाहता है भाई, बता। फनी इंस्पायरिंग इंसिडेंट कुछ याद आता हो, मम्मी पापा से कोई नोक झोंक हुई हो, दोस्तों के साथ कोचिंग में कुछ हुआ हो? हाँ, एक फनी इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। तो मैं 12th क्लास में था। हम्म। और तो मैं काफी आईटी फोकस रहता था। मुझे सीबीएसई वगैरह पढ़ना में ज्यादा टाइम लगाना नहीं था बेसिकली। ठीक अच्छा। है, क्योंकि मुझे लगता था लास्ट मोमेंट में मैं कर लूंगा। तो पापा को बड़ा डर रहता था, उनको कभी भरोसा ही नहीं था कि भाई आईटी वाईटी हो जाएगी। ठीक है, हम्म। हमारे घर से किसी ने आईटी वाईटी करी नहीं थी। तो उन्हें लगता था भाई आईटी वाईटी का भरोसा नहीं, सीबीएसई में क्या पता अच्छा कर ले तो घर की नाक बच जाएगी, इज्जत बच जाएगी। तो वो मेरे को बोलते रहते थे भाई तू सीबीएसई पढ़, सीबीएसई पढ़। ठीक है, तो एक बार काफी इस बात पे थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। तो वो मेरे को फोर्स कर रहे थे कि भाई तू सीबीएसई पढ़ना शुरू कर दे अभी से। मैं कह रहा हूँ अभी बहुत टाइम है, अभी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, एंड ही गेट सो ऑब्सेस्ड कि बेटा तू चल, तेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सर से बात करके आता हूँ मैं, वही तेरे को बताएंगे कि सीबीएसई पढ़नी स्टार्ट कर, तू तो मान नहीं रहा है मेरी बात। तो वो ले गए मुझे। तो अच्छा। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सर के पास जाके कह रहे हैं बोलो इसको, बोलो कि सीबीएसई पढ़े। हम्म। तो वो उल्टा पापा को समझाने लग गया, सर ये बच्चा जो है ये ठीक कर रहा है, ये निकाल लेगा आईटी वाईटी, आप इतनी टेंशन ना लो इसकी, इतना फोर्स ना करो इसको, अपने हिसाब से पढ़ने दो। बैकफायर कर गया प्लान पापा का। हाँ बिल्कुल बैकफायर कर गया। और बल्कि बोल रहे थे यार क्या गारंटी है, ऐसे थोड़ी ना होता है। बट वही है कि ये सब चीजें चलती रहती है। बट अगर तुम्हें अंदर से भरोसा है कि जो भी काम तुम सही कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तो वो करते रहना चाहिए। सही बात। एक चीज और पूछूंगा भैया कि आपको अपना जेई का रिजल्ट डे याद है, जिस दिन रिजल्ट आया था? मतलब उस दिन क्या फीलिंग थी जब रिजल्ट आया? तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था आपके, आपका क्या था? मतलब उस सब के बारे में कुछ। यार जब रिजल्ट आया ना तो मैं एक बार तो उदास हो गया था। क्या बोल रहे हो यार, क्या बोल मेरे पता है तू मेरे को यहाँ पे आके पीटना चाहता है। ठीक है, पर बात ये थी कि मेरी रैंक आई थी कुछ 546। ठीक है, उसके बाद मैंने आईटी में जाके अच्छी सीजीपीए मार के मैंने डिपार्टमेंट चेंज किया था, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग से कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो मेरे को बस इस बात की उदासी थी, एक अजीब सी ईगो थी कि मेरे को टॉप 500 में आना है, और कोई रीजन नहीं था। मतलब वो बेतुका सा रीजन था अगर मैं अब देखूं, पर उस टाइम एक जुनून होता है, क्योंकि 2 साल से तुम इतनी तैयारी कर रहे होते हैं, एक अलग ही जुनून सवार होता है सर पे। तो मुझे नहीं होता यार टॉप 500 में नहीं आया, शिट्स। ठीक है, हमारे बाकी हमारे जो बस। एस्पिरेंट्स है उनका सपना होता है, ठीक है, आईआईटी दिल्ली। आप मैथ्स एंड कंप्यूटिंग देख के उदास थे, मतलब सही चीज है। अच्छा लेकिन चलो। पेरेंट्स वगैरह सब खुश थे काफी, अच्छा। रिश्ते रिश्ते आने शुरू हो गए थे। ओहो। सही है। ठीक है। चलो अच्छा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा। तो काउंसलिंग का प्रोसेस कैसा रहा? मतलब 546 आ गई रैंक, ठीक है, सब कुछ मिल रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत ऊपर वाला आईआईटीज की सीएस छोड़ के। तो काउंसलिंग के प्रोसेस के वक्त क्या माइंडसेट था, क्या सोचा था कि कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, क्या चॉइसेस थी, क्या कंफ्यूजन्स थी? फंडा था कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही लेनी है। ठीक है, जिंदगी में 2 पैसे कमाने हैं। ठीक है, और मैथ्स वैथ्स मेरे को काफी पसंद थी, पजल सॉल्विंग और एल्गोरिथम्स वगैरह जो चलती रहती है कंप्यूटर साइंस में। तो वैसे भी इंटरेस्ट वाइज भी मुझे कंप्यूटर साइंस ही लेना था। तो हम्म। कंप्यूटर साइंस मुझे मिल नहीं रहा था एज सच, एक्सेप्ट आईआईटी। अगर टॉप 7 आईआईटीज में देखें तो उसमें आईआईटी रुड़की में मिल रहा था शायद। अच्छा। ठीक है, तो मैं आईटी रुड़की में कंप्यूटर साइंस ही लेने वाला था। लेकिन फिर मेरे को मैथ्स एंड कंप्यूटिंग के बारे में पता नहीं था। तो मेरे कोचिंग सर ने बताया कि मैथ्स एंड कंप्यूटिंग इज इक्वली गुड टू कंप्यूटर साइंस, आईआईटी हम्म। दिल्ली का। और हम्म। आईआईटी दिल्ली का जो रैंकिंग्स हैं वो थोड़ी बेटर हैं, तो आईआईटी दिल्ली यू शुड गो फॉर आईआईटी दिल्ली। तो इसलिए फिर मैं मैथ्स एंड कंप्यूटिंग चला गया आईआईटी दिल्ली के। पर वहाँ पे भी तो पता है ना, मतलब जो होते हैं जो सिरफिरे होते हैं उनको सब्र नहीं आता। वहां चला गया ना मैं, तो वहां पे भी सोचा नहीं 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 नहीं, लेना तो कंप्यूटर साइंस है, फिर एफसी मार ली। सही है। अच्छा चलो, अब आप आईआईटी दिल्ली में आपने एडमिशन ले लिया। आपको वो दिन याद है जो पहला दिन आपने आईआईटी दिल्ली के ऐसे गेट में प्रवेश किया था कि अब फोड़ूंगा मैं, कुछ निकालूंगा, करोड़ रुपए की प्लेसमेंट? ऐसा उस दिन का कुछ एक्सपीरियंस याद है? कैसा लग रहा था, क्या फीलिंग थी? फाइनली आईआईटी दिल्ली में हो आप। यार प्लेसमेंट वगैरह के बारे में तो मैं उस टाइम ज्यादा नहीं सोचा था, अभी आया ही था। ठीक है, पर मैं सोच रहा था कि हाँ भाई खूब पढ़ेंगे, काफी कुछ सीखेंगे, अगला ऑपरेटिंग सिस्टम मैं ही बनाऊंगा बस। अच्छा। तो लेकिन कैंपस काफी अच्छा था। हम स्टार्ट हुए लश ग्रीन कैंपस। ठीक है, काफी अच्छे फील्ड्स वगैरह थे, काफी इंप्रेस हो गया। ठीक है,
द मोमेंट आई एंटर्ड माई हॉस्टल, और जब मैंने अपना हॉस्टल देखा तो मेरा हॉस्टल था अरावली उस टाइम, अब तो रेनोवेट करा दिया हमारे डायरेक्टर साहब ने, एंड ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर ऑफ आईआईटी दिल्ली, ही हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क। तो उस टाइम जब मैं अपने हॉस्टल में घुसा, वो बिल्कुल ही घटिया सा हॉस्टल, पुराना हुआ हुआ, पेंट पुराना हुआ हुआ। तो मैंने वो हॉस्टल देखा, मैंने कहा यार मम्मी मेरे को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, मेरे को अच्छा। आना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं। मतलब हम्म। मैं अंदर ही अंदर सोचा था भाई 2 साल मेहनत करी इस घटिया सी जगह पे रहने के लिए। तो सही में मुझे अंदर से काफी गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब तुम ब्राइटेस्ट माइंड्स लेके आ रहे हो, इस घटिया से हॉस्टल में रहना पड़ेगा। एक 2 जनों के रूम में 3-3 जने घुसा रखे थे, क्योंकि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है और सीट्स बढ़ गई थी आईआईटी की, हम्म। ठीक है। और पेंट्स इतने गंदे हैं, विंडोज पे मैशेस भी नहीं है, मतलब अगर विंडो खोलोगे या तो गर्मी में मरो या सीधा मच्छर अंदर, ठीक है। तो काफी यूनिक सा एक्सपीरियंस था वो उस टाइम का। उस टाइम मतलब मन कर रहा था भाग जाऊं इस जगह से, मेरे को पढ़ना ही नहीं आईआईटी में, ठीक है। कहीं प्राइवेट तो कॉलेज में एसी वेसी लगाओ, वहां जाके आराम से ऐश की जिंदगी हाँ, जीऊं। सही में उस टाइम लग रहा था इससे अच्छा तो भाई किसी प्राइवेट कॉलेज में चला जाता, आराम से एसी की ऐश की जिंदगी तो जीता। बट समहाउ वो फेज गुजर जाता है धीरे धीरे, यू गेट यूज्ड टू। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा सीरियस कर देते हैं टॉपिक को, ठीक है, मजाक मस्ती हो गई। तो अब हम बात करते हैं एक पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट की, ठीक है, जो जेई दे रहा है बंदा, वो जो एस्पिरेंट है उसका क्या पर्सपेक्टिव है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आर देयर एनी मिथ्स यूड लाइक टू डिबंक अबाउट जेई प्रेपरेशन या द वे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर फंक्शनिंग दीज डेज। जैसे इतनी सारी भेड़चाल हो गई है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, और जेई प्रेपरेशन बिल्कुल बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है, तो उसके बारे में कोई मिथ्स जो आप डिबंक करना चाहेंगे। यार ये एक इश्यू था जो मैं काफी टाइम से एड्रेस करना चाहता हूँ, ठीक है, हमारे व्यूअर्स के लिए। तो हमने देखा है कि जैसे कोटा में हम रेगुलरली सुनते रहते हैं काफी सुसाइड्स होती रहती हैं, ठीक है। तो 2018 में कोटा में 19 सुसाइड्स हुई हैं, 2017 में 7 सुसाइड्स हुई हैं, 2016 में 17 सुसाइड्स हुई हैं, ठीक है। 2019 और 2020 के मेरे पास स्टैट्स नहीं मिल पाए मुझे ऑनलाइन, बट उसमें भी डेफिनेटली काफी सुसाइड्स हुई होंगी। तो ये सुसाइड्स क्यों हो रही हैं, हमें इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो इसके अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी रोल है, इसके अंदर स्टूडेंट्स का भी रोल है, इसके अंदर पेरेंट्स का भी रोल है, ठीक है। तो ये काफी डीप रूटेड प्रॉब्लम है जिसके अंदर कोई एक कल्प्रिट नहीं है, हर एक पूरा सिस्टम कंबाइंड होके एज एज वन इस प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो हम इसके तीनों पहलू बारी बारी से देख सकते हैं। तो पहले हम कोचिंग इंडस्ट्री को देख सकते हैं। तो कोचिंग इंडस्ट्री आज के टाइम पे ओवर $1 बिलियन इंडस्ट्री है इंडिया में, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। जो आईआईटी में जाते हैं वो स्टूडेंट्स देखते हो वो किस फैमिली से जाते हैं, वो यूजुअली मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, ठीक है, यूजुअली, हम्म। नॉट ऑलवेज। तो देयर आर लाइक सो मेनी एस्पिरेंट्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। हाँ हाँ। तो उनके लिए कोचिंग लेना इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हम्म। उनको बेसिकली हॉस्टल का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, ठीक है, ये सब मिला के अराउंड 2 साल का खर्चा उनका 6 लाख के आसपास पड़ता है, बिल्कुल सही ठीक है। बिल्कुल सही। तो उनके लिए वो एक काफी बिग डील है। तो वो उसको आरओआई की तरह देखते हैं, मतलब उनको लगता है कि हम इतना खर्चा करके आए हैं और जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, तो मतलब सारा पैसा डूब गया, ठीक है। माँ बाप का नाम डुबा दिया हमने, कुछ नहीं बचा उसके बाद आगे तो। हाँ, कैरी मिनाटी का मीम आना चाहिए। हमारी $1 बिलियन कोचिंग इंडस्ट्री है, तो कोचिंग इंडस्ट्री कई बार बैड प्रैक्टिसेस फॉलो करती है स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि भाई एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, सेल्फ स्टडी का तो कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है, विच इज अ मिथ, ठीक है। डेफिनेटली कोचिंग हेल्प करती है, बट मैं कहूंगा कि अल्टीमेटली 80% रोल तुम्हारा सेल्फ स्टडी का ही होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें रिसोर्सेज दे देंगे, मटेरियल दे देंगे, स्टार्टिंग में एक किक स्टार्ट दे देंगे, थोड़ा तुम्हें एक स्केड्यूल बना एनवायरमेंट। रहता है, तुम सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हो, जैसे मेरे को ये लगता है कि थोड़ा स्केड्यूल्ड हो जाता है, नहीं तो बच्चा स्लैक ऑफ कर सकता है बेसिकली। उस चीज में थोड़ी हेल्प। शेड्यूल मिल जाता है, प्लस यूं भी है कि उस टाइम इतना माइंड डेवलप नहीं होता। तो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस ये था कि स्टार्टिंग में मैं जब कोचिंग इंस्टीट्यूट आता था तो मुझे काफी लर्निंग करने को मिला। मैं सेल्फ स्टडी शायद उस टाइम नहीं कर पाता, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स, 5-6 महीने बाद मेरा एप्टीट्यूड डेवलप हो गया था कि मुझे लग रहा था कि मैं सारे टॉपिक्स अगर खुद से भी पढ़ना चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ, इतनी बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें क्या कहते हैं ना, क्विक इजी नगेट्स की फॉर्म में जल्दी दे देता है, ये फायदा होता है। बट मतलब ये बोलना कि हमारे कोचिंग नहीं लोगे तो तुम्हारा जिंदगी में कुछ होगा नहीं, या फिर इसी टाइप के प्रोमिस करना काफी गलत बात है। ये वन ऑफ द बैड प्रैक्टिसेस है। और दूसरी ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट मिस क्लेम्स बहुत करते हैं। मतलब कोई भी बच्चा उनके पास आ जाए, चाहे उसने जिंदगी में आज तक पढ़ाई लिखाई करी हो या ना हो, या उसका कभी पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट हो या ना हो, पेरेंट्स को बोलेंगे बेटा हम तो इसको आईआईटी में पहुंचा देंगे,
जैसा मर्जी बच्चा हो ये आईआईटी में जाएगा, हम्म। ठीक है। तो ये एक काफी मिस क्लेम है ये, मतलब वो 6 लाख ठगने के लिए बस कुछ भी बोलने वाली बात है। रिजल्ट्स चिपका देते हैं बेसिकली वो अपने नोटिस बोर्ड्स पे कि हमने ये रैंकर्स निकाले हैं, पेरेंट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं वो देख के। रिजल्ट्स में तो काफी मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, वो तीसरी टाइप की मैल प्रैक्टिसेस हैं, कई बार रिजल्ट्स खरीदे और बेचे भी गए हैं, ऐसा भी सुनने में आया है, ठीक है। तो पर उसके अलावा भी रिजल्ट्स देख के भी नहीं, तो भी रिजल्ट्स तो एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिखता ही है पेरेंट्स को, बट उनको ये दिखा के कोई ना कोई बच्चा ऐसा निकला होगा, ठीक है। मतलब देयर विल बी फ्यू केसेस वेयर बच्चा अभी तक इतना अच्छा नहीं कर रहा था लाइफ में, लेकिन उन्हें आईआईटी निकाल ली, ठीक है। तो ऐसे केसेस देख दिखा के एक ब्रॉडर पॉपुलेशन को बोलना कि भाई ये निकाल सकता है तो सारे निकाल सकते हैं, लाओ 6 लाख, ठीक है। दिस इज द काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिसेस हम आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। यही बोलना चाहूंगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो धंधा है, हमें अपने इंटेलिजेंट डिसीजंस खुद लेने चाहिए कि हमें किस टाइप की कोचिंग चाहिए और क्या हमारे लिए इतनी इन्वेस्टमेंट वर्थ है या नहीं है, ताकि हमें बाद में बर्डन ना लगे। ऑल्सो ठीक फिर है, कोटा में और भी डीप रूटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे बुलिंग के कुछ इश्यूज देखने को मिले हैं कोटा के अंदर, ड्रग्स का काफी ज्यादा कल्चर है वहां पर, और रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं बच्चों को, वो सारी चीजों के बारे में। वो सारी चीजें आती हैं चिल्ड्रंस पर्सपेक्टिव में। अगर तुम एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचो कि भाई वो सुसाइड क्यों करता है, तो बच्चा अभी एक नए माहौल में गया है कोटा में, ठीक है, पहली बार वो पेरेंट्स से अलग रह रहा है, वहां उसके दोस्त नहीं है, ठीक है, उसकी केयर करने के लिए कोई नहीं है, तो एक सडन चेंज ऑफ सराउंडिंग्स हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे हर एक कॉम्पिटिटिव मूड में कि साइड साइड वाले बाजू वाले से आगे निकलना है, ठीक है। उन्हें आइडिया नहीं है कि भी कोलैबोरेट करके भी काम हो सकता है, ठीक है, साथ रह के भी काम हो सकता है। कम्पीट कॉम्पिटिटिव मूड में उसे ये नहीं फील होता कि भी अगर मेरे को कुछ फील हो रहा है तो मैं किससे बात करूं, ठीक है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, तो वो काफी डिप्रेस्ड और लोनली फील करने लग जाता है एक नए एनवायरनमेंट में जाके। उसके बाद होता है कि रिजल्ट्स, ठीक है। तो भाई जब तुम अपनी क्लास में थे 40 बच्चे होते थे, तो वर्स्ट रैंक क्या आएगी? 40। सही बात है, स्कूल सही के अंदर बात है। लेट्स से 40 बच्चे हैं, तो कोचिंग के अंदर लाख बच्चे हैं, वर्स्ट रैंक लाख आ सकती है, ठीक है। उसने 40 से पीछे की कभी रैंक देखी ही नहीं जिंदगी में, ठीक है। तो रिजल्ट से वो काफी डिप्रेस्ड हो जाता है, और फिर जब खासकर मार्क्स जाते हैं, तो कोटा में क्या होता है कि मार्क्स जाते हैं सीधा पेरेंट्स के फोन पे। अच्छा अच्छा। तो वो फोन पे जब मार्क्स जाते हैं तो उसे बड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है कि भाई आज तक तो मैं अच्छा करता आया था, 10वीं क्लास में भी 10 सीजीपीए ले रखी थी, ठीक है, पूरे घर मोहल्ले परिवार में अपनी छाती चौड़ी करके फिर रहा था, और अब मेरे ऐसे ऐसे मार्क्स अगर पेरेंट्स के पास जाएंगे तो उनको कैसा लगेगा, ठीक है। तो ये एक अलग काइंड ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है। उनकी ईगो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो ये एक अलग काइंड ऑफ डिप्रेशन होता है। फिर तीसरा जो तुमने बताया कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इश्यूज काफी होते हैं, तो अगर तुम अपना, मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी सुने हैं जहाँ पे गर्ल्स इतनी टेंडर एज में प्रेग्नेंट हो गई हैं, एंड इट इज अ वेरी सैड थिंग। ऐसी बैड प्रैक्टिसेस वहां पे फॉलो हो रही हैं, तो अगर कोई भी वहां जा रहा है तो इन चीजों से बच के रहें, ठीक है। डेफिनेटली उस मोमेंट पे बच्चे को नहीं समझ आता कि हम पेरेंट्स को क्या समझाएं, पेरेंट्स हमारे सपोर्टिव होंगे या नहीं। और वैसे भी अगर हम देखें हमारी जो एक जनरेशन है, उनके पेरेंट्स थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, इन चीजों को मतलब सपोर्ट करने की बजाय बल्कि 2-4 गालियां सुना देंगे। सही तो बात है। पेरेंट तो बच्चे सोचते हैं कि अब हमारे पास जिंदगी में कुछ बचा नहीं है तो सुसाइड ही कर लो, हम ठीक है। डिसग्रेस हैं तो पूरे अपने फैमिली नेम पे, उन्हें ऐसा लगने लग जाता है। करेक्ट, ठीक है। तो तो बेसिकली वो एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, बहुत बड़ा रीजन हो जाता है सुसाइड करने का। कुछ केसेस में बुलिंग है, बुलिंग मल्टीपल वेज में हो सकती है। कई बार ऐसी बुलिंग भी होती है कि भाई जो टॉपर टॉपर लोग हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो अपना एक झुंड सा बना के चल दिए हैं, और वो भाई एकदम एंड में घूमते हैं, वो कोई भी ऐरा गैरा जाके बोल देंगे तेरे बस की नहीं है तो तैयारी छोड़ दे, तेरे से नहीं होगी। और जब ये स्टेटमेंट टॉपर से आ रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट के, जो इतने मतलब घमंडी टाइप्स हैं, तो उनका डिमोटिवेशन होता है कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों का। तो ये एक केस ऑफ बुलिंग है, ऐसे बहुत सारे काइंड ऑफ बुलिंग होते हैं। बैच सिस्टम्स का भी काफी ज्यादा इशू है कि टॉप बैचेस हैं, मैं इस बैच में हूँ तो इस बैच में, जैसे कोटा फैक्ट्री में पोर्ट्रे किया गया था, तो उस पे भी मतलब काफी बुलिंग हो जाती है बच्चों की, लोअर बैचेस वालों को हायर बैचेस वाले बुली करते हैं। करेक्ट, तूने बैच सिस्टम मेंशन कर ही दिया है, तो मैं बताना चाहूंगा कि बैच सिस्टम में हर एक कोचिंग में होता है कि जो 2-3 टॉप के बैचेस हैं उन पे तो फिर भी ध्यान दिया जाता है, जो बाकी बैचेस हैं वो है रेवेन्यूज अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। उन पे इतना ध्यान दिया नहीं जाता, क्वालिटी ऑफ टीचर्स में कई बार ड्रास्टिकली चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें भी समझनी चाहिए कि अगर तुमसे 6 लाख भी ले रहे हैं और तुम्हें अगर अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू वोंट बी एबल टू मेक इट, बिकॉज एक अच्छी गाइडेंस की सख्त जरूरत है,
तो उसी हिसाब से सोचो कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, या कोई और अच्छा अल्टरनेटिव है क्या तुम्हारे पास, रादर देन ब्लाइंडली चलो भाई कोटा चलो, राम का नाम लेके हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। कोटा जाएंगे, दैट्स कोटा नॉट से द आईआईटी जाएंगे, ये वाली जो बिलीफ है उसको थोड़ा हमें बस्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो स्मार्ट डिसीजंस लेने चाहिए। तो हमने बुलिंग का केस डिस्कस कर लिया। उसके बाद एक जनरल होपलेसनेस क्रिएट हो जाती है जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे और इश्यूज चल रहे हैं, बुलिंग हो रही है, जनरल होपलेसनेस हो जाती है कि भाई क्या हमारा लाइफ में कुछ हो सकता है, ठीक है। करेक्ट। मतलब वो कोटा फैक्ट्री में एक डायलॉग सुना होगा कि आदमी खुद की नजर में इतना गिर जाता है कि उसकी सेल्फ एस्टीम ही खत्म हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो होपलेसनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इस सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो आई थिंक जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं उसके बाद बच्चे सोच पाएंगे कि कैसे स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं और अपने आप को इस होपलेसनेस का शिकार नहीं होने देना। आपको क्या लगता है, लाइक डू यू रियली बिलीव दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग एट द ग्रास रूट लेवल? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, बिल्कुल अगर हम स्टार्ट पे चले जाएं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसकी वजह से ही कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं या आगे जाके? तो स्कूलिंग सिस्टम में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्कूलिंग सिस्टम से सुसाइड वाली प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है, वो एक डिफरेंट इशू है। बट स्कूलिंग सिस्टम के अपने ये इश्यूज हैं कि हमारे जो देश के बच्चे हैं उनको कोचिंग पे रिलाई किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूलिंग सिस्टम जो है वो हमारा थोड़ा सा इनेप्ट है उस ब्रोकन लेवल है। की तैयारी कराने के लिए। उसके अंदर अगर हम बिल्कुल बेसिक से देखें, बचपन से देखें, तो हमने हमेशा फोकस किया है मेमोराइजिंग ओवर अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। करेक्ट। मतलब करेक्ट। मुझे मैं लग रहा हूँ कि काफी ब्राइट स्टूडेंट हूँ, बट अगर मैं खुद को देखूँ तो 10वीं क्लास तक मैंने भी चीजें रटी हैं, ठीक है। जो एसएसटी। एनसीईआरटी में लिखा होता था वो पढ़ लिया, एग्जैक्ट जाके पेपर में जाके चेप दिया, नंबर आ गए, खुश हो गया, छाती चौड़ी कर ली, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। हाँ हाँ। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये कि मैं बोलूंगा स्कूल किड्स के पास दे सफर फ्रॉम पुअर रिसोर्सेज, ठीक है। तो मेरे को अगर पुअर रिसोर्सेज की बात करूं, मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, तो सीबीएसई की बुक्स को अगर मैं देखूं अब फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, आई डोंट थिंक दे आर वेरी गुड बुक्स, बिकॉज देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन एंड टू लेस काम की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कई बार मुझे काफी जार्गन लगता है। तो मतलब हिस्ट्री मुझे याद है, मैं जब छोटा था ना, मेरे को बहुत घटिया सब्जेक्ट लगता था हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मतलब मुझे ऐसा लगता कि उसको एक नेचुरल फ्लो में प्रेजेंट ही नहीं किया है, ठीक है। और लैंग्वेज से ऐसी यूज होती थी जो बिल्कुल सर के ऊपर से आती थी। फिजिक्स की मैं 12th क्लास की बुक देखूं तो उसके अंदर मतलब काफी इंफॉर्मेशन थी, आधी थी, तो कहते हैं ना आधी इंफॉर्मेशन इज डेंजरस, ठीक करेक्ट। है। करेक्ट। तो एक तरह से वो गलत इंफॉर्मेशन ही हो जाती है। तो या तो किसी टॉपिक को ड्यू रिस्पेक्ट देके उसको पूरा एक्सप्लेन करो, या फिर उसको ना ही टच करो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काफी प्रॉब्लम्स हैं हमारी सीबीएसई बुक्स में। और अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स भी कहीं ना कहीं उतने क्वालिफाइड नहीं है, एटलीस्ट मतलब एक्सेप्शनल स्कूल छोड़ दो दिल्ली के कुछ, अगर तुम नॉर्मल टायर सिटी की बात करो तो वहाँ पे टीचर्स इतने एक्सेप्शनल नहीं है। तो मेरे को याद है कि कुछ कुछ टीचर्स होते थे रेफरेंस बुक्स उठा लाते थे, इधर उधर की रेफरेंस बुक्स, ठीक है। और बेसिकली अब उन्हें दिखाना है कि हाँ उन्हें एनसीईआरटी से तो ज्यादा आता है थोड़ा, ठीक है। तो रेफरेंस बुक्स में कुछ कुछ डेरिवेशंस होती थी, कुछ कुछ थ्योरम्स की, वो कॉपी पेस्ट करके ब्लैक बोर्ड पे लिखवा देते थे, बच्चे भी कॉपी पेस्ट करके चले जाते थे, ना टीचर को समझ आएंगे ना बच्चों को। तो हालांकि मैं अपने टीचर्स, स्कूल टीचर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा केयरिंग थे, हमेशा मेरे को जिंदगी में लाइफ में मोटिवेट किया है आगे, ठीक है। वो एक डिफरेंट इशू है, ये एक डिफरेंट इशू है, तो इन दोनों चीजों को कंबाइन ना करें। और तीसरी चीज ये थी कि इवन जो रेफरेंस बुक्स मैं देखूं, सीबीएसई की रेफरेंस बुक्स, ठीक है, तो हमें पता है एक मोटी सी बुक आती है मैथ्स की, ठीक है, सबने देखी होगी। अगर उसके अंदर देखो, उसके अंदर मतलब हजारों क्वेश्चन हैं भर भर के, और मैं उस बुक को देखता हूँ तो उसके अंदर सेम ही टाइप के क्वेश्चन बार बार करवा रहे हैं। वो तुम्हारा एप्टीट्यूड डेवलप नहीं कर रही बुक, वो तुम्हारी मजदूरी डेवलप कर रही है, ठीक है। तो मजदूर की तरह सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार करने से तुम्हारा एप्टीट्यूड डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे सीबीएसई सिस्टम में फ्लो इसलिए है। उससे सीबीएसई में तो नंबर आ जाएंगे क्योंकि उसके अंदर तो वही गिने चुने घिसे पिटे टाइप के क्वेश्चंस आने हैं जो हमेशा सदियों से चलते आ रहे हैं, ठीक है। अगर तुमने रट भी लिया तो मैथ्स में भी रट के नंबर ला सकते हैं बच्चे सीबीएसई में, बिल्कुल ठीक सही है। बात है। बिल्कुल सही बात है। एक चीज ये पूछना चाहूंगा मैं, जैसे आप आईआईटी से खुद पास आउट हुए हो, तो
आपको ऐसा लगता है आईआईटी से पास आउट होने के बाद कि आईआईटीज आर रियली हाइप्ड इन इंडिया, उसका पूरा एक हवा सा बना रखा है कि क्या भगवान चीज है, गॉड लेवल चीज मिल गई मेरे को आईआईटी में एडमिशन हो गया तो? हाइप बना हुआ है सोसाइटी में एक लेवल तक, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। तो वो हाइप इसलिए क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, एक बिगर पिक्चर उनके अंदर नहीं डाली जाती देखने की, ठीक है। तो अगर तुम बच्चों से पूछो, उन बच्चों से पूछो जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे जाके पूछो एक बार जाके कि व्हाई डू यू वांट टू गो टू आईआईटी, ठीक है। तो बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ये सोचा भी होगा कि वो लगे तो पड़े हैं रेस के अंदर, बट वो एक्चुअली लगे क्यों पड़े हैं, ठीक है, उन्हें क्या चाहिए जिंदगी से, ठीक है। अगर किसी ने सोचा भी होगा, तो अगर उनके प्राइम मोटिव्स अगर काफी देखें तो काफी लोगों के होंगे कि भी पैसा कमाना है, ठीक है, या फिर रिस्पेक्ट कमानी है, सही ठीक बात है। है, मनी या रिस्पेक्ट, तो हमेशा इट बॉयज डाउन टू दोस टू थिंग्स। यप, तो अगर मैं यही बोलना चाहूंगा कि इन दोनों चीजों को पाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप मनी को देखें, ठीक है, तो मनी आईआईटी में बहुत सारे पैकेजेस जो हैं वो 5-6 लाख के पैकेजेस ही जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे पैकेजेस 6-6 लाख के जाते हैं। जो करोड़ वाले पैकेजेस हैं वो एक तो इंटरनेशनल पैकेजेस होते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्टेड नहीं होते, ठीक है। मतलब यूएस में तुम अगर करोड़ कमा रहे हो तो वो तुम उतना ही सामान खरीद सकते हो उस करोड़ रुपए में जितना तुम इंडिया में शायद 22-25 लाख में खरीद सकते हो। तो वो परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्टेड नहीं होते। तो और वो काफी कम होते हैं। ज्यादातर पैकेजेस हमारे 6 lakhs, 10 lakhs, 12 lakhs, 15 lakhs, ये हमारे मॉडरेट पैकेजेस जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी जॉब्स नहीं लगती। काफी सुनने में हैरानी होगी कि आईआईटी जाने के बाद जॉब नहीं लगी, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी जॉब्स भी नहीं लगती ड्यू टू वेरियस रीजंस, ठीक है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद से जॉब नहीं लेते। तो मेरे मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे बैच के, जो अच्छी अच्छी जॉब्स उन्हें मिल रही थी कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, लेकिन फिर भी वो स्टार्टअप्स कर रहे हैं आज के टाइम पे। बिकॉज पॉइंट है कि उन्होंने अपना एक टैलेंट, अपनी स्किल्स डेवलप करी है, एंड नाउ दे वांट टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन, दे डोंट वांट द जॉब्स। तो पैसा शुड नॉट बी द राइट रीजन टू गो टू आईआईटीज। और पैकेजेस भी इतने जितने हाइप्ड हैं उतने हैं नहीं। प्लस देयर आर मल्टीपल ऑफ वेज पैसे कमाने के लिए, ठीक है। हमारे यश भाई साहब यूट्यूबर बन रहे हैं, ठीक है, और आज के टाइम पे कैरी मिनाटी शायद किसी भी आईआईटीएन से ज्यादा कमा रहा हो, एटलीस्ट फेम एंड मनी भी शायद। तो हमारे पास आजकल इतने ज्यादा न्यू न्यू एवेन्यूज आए हैं, ठीक है, पैसे कमाने के लिए। ऐसे ऐसे ऑक्यूपेशंस डेवलप हो रहे हैं इन डिजिटल एज जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने कभी सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें वो भेड़ चाल फॉलो नहीं करनी है। तो मनी इज नॉट द राइट रीजन टू गो टू आईआईटी, देयर आर मेनी अदर वेज। सिमिलरली जो रिस्पेक्ट है भाई, आईआईटी में जाके मतलब जो रिस्पेक्ट मिलेगी वो काफी शॉर्ट लिव्ड रिस्पेक्ट है। मतलब तुम्हारे पड़ोसियों के सामने और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के सामने थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिल जाएगी। उसके अलावा भाई हर साल सिर्फ आईआईटी दिल्ली में हर साल 800 लोग आते हैं, ठीक है। हर साल 800 लोग आते हैं। आप बताओ आप कितने आईआईटीएंस को जानते हो अगर इतनी रिस्पेक्ट उन्हें मिली हुई है ग्लोबल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे भी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही नेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ये हमारे बस छोटे छोटे से अपनी सोसाइटी में छाती चौड़ी करने वाले जो इनवैलिड रीजंस होते हैं, आई डोंट थिंक दीस शुड बी द राइट रीजंस टू गो टू आईआईटी, ठीक है। रिस्पेक्ट वैसे भी तुम्हें तुम्हारी कैरेक्टर से, तुम्हारी पर्सनैलिटी से आते हैं। कोई भी काम तुम करते हो कितना सीरियसली करते हो, ठीक है, कितना डेडिकेशन के साथ करते हो, रिस्पेक्ट उस चीज से डेवलप होती है रादर देन गोइंग टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। बेसिकली लोग एक ब्रॉड माइंडसेट, एक बिग पिक्चर को मिस कर जाते हैं कि भाई व्हाटएवर दे आर डूइंग, व्हाई दे आर डूइंग इट। वही तो। आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, मतलब लुकिंग एट द बिग पिक्चर, क्या है वो बिग पिक्चर आपके हिसाब से? बिग पिक्चर और ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बुक्स पढ़ने से बहुत ज्यादा मिलती है। एटलीस्ट लाइफ में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। मैं भी पहले बुक्स नहीं पढ़ता था, मैंने रिसेंटली बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी है और मुझे काफी नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं। तो एक बुक मैंने पढ़ी थी नीर अय्यल की हुक्ड, ठीक है। उसके अंदर बताया हुआ था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स, ठीक है, जिनकी वजह से कोई भी बंदा एक्शन लेता है, ठीक है। ये काफी टेक बुक थी लेकिन इससे तुम लाइफ की सीख भी ले सकते हो कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर व्हिच एनी पर्सन टेक्स एक्शन, ठीक है। एक होता है रिवॉर्ड ऑफ ट्राइब, ठीक है। रिवॉर्ड ऑफ ट्राइब का मतलब यह है कि तुम्हें सोसाइटल एक्सेप्टेंस चाहिए, सोसाइटी तुम्हें एक्नॉलेज करिए, ठीक है, तुम्हें अप्रिशिएट करिए, तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करिए। दैट्स काइंड ऑफ रिवॉर्ड ऑफ ट्राइब,
फिर एक होता है रिवॉर्ड ऑफ हंट, कि भी तुम्हें मेटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, ठीक है, दैट्स काइंड ऑफ रिवॉर्ड ऑफ हंट। और एक होता है रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ। रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ ये होता है कि जब भी तुम कुछ काम करते हो और तुम्हें एक अंदर से सेल्फ सेटिस्फेक्शन आए कि मैंने एक बुक पढ़नी शुरू कर दी, मैंने स्टार्टिंग से एंडिंग तक पढ़ दी इसको पूरा, ठीक है, वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है, वो एक तरह से रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ होता है, ठीक है। तो कोई भी एक्शन तुम इन 3 रिवॉर्ड के लिए लेते हो, तो रिवॉर्ड ऑफ ट्राइब का जैसे उस बुक में एग्जांपल दिया था कि हमारा स्टैक ओवरफ्लो है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतनी मेहनत कर करके दूसरों के आंसर्स लिख रहे हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट। तो उनको भी कोई पैसा वैसा तो मिल नहीं रहा वहां पे, ठीक है। उनको क्या मिल रहा है, फेलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिस्पेक्ट, कि भाई इसने हेल्प करी, इसने कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट बैक किया, ठीक है। रिवॉर्ड ऑफ फंड का एग्जांपल था कि पैसे कमाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज चाहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एक टैग बुक थी, तो टैग प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहता कि ट्विटर पे अगर तुम राइट लोगों को फॉलो करो तो इट हैज आल्सो बिकम अ काइंड ऑफ नॉलेज प्लेटफॉर्म, तो दैट्स व्हाई पीपल गो टू ट्विटर टू गेट द नॉलेज एंड रिवॉर्ड ऑफ फंड, ठीक है। और रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ का मतलब है कि कुछ एप्स होती हैं जिसके अंदर बेसिकली तुम्हारी प्रोडक्टिविटी एप्स हैं बहुत सारी, जिसके अंदर तुम अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हो, जो तुम्हारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव कर सकता है। तो बिग पिक्चर का मतलब यही है कि तुम कोई भी एक्शन कर रहे हो, अब एक आईटी के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है, उनके पास रिवॉर्ड ऑफ, अगर वो डिप्रेस्ड है तो क्यों है, उसके पास रिवॉर्ड ऑफ ट्राइब खत्म हो चुका है, ठीक है, वो कोटा में बैठा है, उसको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, ठीक है, टीचर्स है नहीं, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस है नहीं टीचर्स अप्रिशिएट करें, लोग भी आसपास लगे पड़े हैं अपने अपने कामों में, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो रिवॉर्ड ऑफ ट्राइब चला चुका है। रिवॉर्ड ऑफ हंट चला जा चुका है, क्योंकि उसे कोई होप ही नहीं दिख रहा कि मैं लाइफ में कभी पैसे कमा पाऊंगा या कुछ भी कर पाऊंगा, रिवॉर्ड ऑफ हंट जा चुका है, ठीक है। और रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ तो बिल्कुल ही जा चुका है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के बजाय वो सेल्फ डाउट में है, ठीक है। तो बेसिकली वो हर जगह से जो उसके 3 मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं लाइफ में कोई भी एक्शन लेने के लिए, उसके पास एक भी मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है लाइफ में एक्शन लेने के लिए, तो एक्शन क्या लेगा, दैट्स व्हाई ही इज डिप्रेस्ड, ठीक है। तो जब भी तुम कुछ काम करने जा रहे हो, तुम ये सोचो कि तुम कौन सा रिवॉर्ड चाहते हो और वो तुम्हें कैसे मिलेगा, थोड़ा बिगर पिक्चर लेके चलो, ठीक है। और ये मत सोचो कि किसी भी चीज को पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, फिक्स डिफाइंड, ठीक है, वो बिल्कुल गलत सोच है। तो दैट्स द ब्रॉड माइंडसेट आई एम टॉकिंग अबाउट। ब्यूटीफुल। ये जो चीज बोली ट्राइब हंट सेल्फ, यार ये नोट करने वाली है व्यूअर्स तुम्हारे लिए, कि तुम्हें मतलब एक डेफिनेट गोल होना चाहिए और तुम्हें देखना चाहिए इसको। जो आजकल का जेई एस्पिरेंट है, वो जब कोटा में कोचिंग करने जा रहा है तो ना उसके पास रिवॉर्ड ऑफ ट्राइब रहा है, ना हंट रहा है, ना सेल्फ रहा है, इसलिए वो बंदा डिप्रेस्ड है, इसलिए वो बंदा, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही है। तो काफी ज्यादा डीप रूटेड प्रॉब्लम है। तो अब मैं पूछना चाहूंगा भैया से कि आपके हिसाब से एक गुड मोटिवेशन क्या है आईआईटी में जाने की, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए एक बच्चे की जो 17 साल का है, 18 साल का है, शुरू कर रहा है प्रेपरेशन अपनी, उसके लिए एक अच्छी मोटिवेशन क्या है, वो क्यों जाए आईआईटी? यार आईआईटी जाने की मोटिवेशन पे तो हम बाद में आते हैं, पहले ये देख कि आईआईटी की तैयारी करने की मोटिवेशन क्या होनी चाहिए। मतलब आईआईटी की तैयारी इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक है। आईआईटी में जाना तो शायद हर कोई चाहेगा बिकॉज प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। वो कहते हैं ना, मतलब प्रेसिडेंट तो बहुत लोग बनना चाहते हैं पर इलेक्शन में नहीं लड़ना चाहते, ठीक है। करेक्ट। प्रेसिडेंट तो तू और मैं भी बनना चाहेंगे, बट शायद हम इलेक्शन के प्रोसेस को देख के बैकआउट हो जाएंगे, ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो आईआईटी में क्यों जाना चाहते हैं, उससे पहले ये सोचना चाहिए कि आईआईटी की तैयारी क्यों करना चाहते हैं, आईआईटी की तैयारी तुम्हारे लिए है भी या नहीं। तो इसके अंदर मैं ये बोलूंगा कि हम हमेशा फ्यूचर हैप्पीनेस मैक्सिमाइज करते रहते हैं, ठीक है। भाई फ्यूचर में हमें हैप्पीनेस मिलेगी, फ्यूचर में हमें हैप्पीनेस मिलेगी, बट हम प्रेजेंट हैप्पीनेस के बारे में सोचते ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से आईआईटी का तैयारी करना तुम्हें तब भी तैयारी करनी चाहिए जब तुम्हें एक पजल सॉल्विंग में मजा आता हो, ठीक है। तुम्हारा एप्टीट्यूड, मेंटल माइंडसेट उस टाइप से चलता हो कि तुम्हें पजल सॉल्व करने में मजा आ रहा है, क्योंकि आईआईटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो पजल्स हैं, ठीक है। तो तुमने एक जगह से कुछ पैटर्न एक्सट्रैक्ट करके वो दूसरी प्रॉब्लम में फिट कर दिया। इट्स काइंड ऑफ पजल सॉल्विंग एप्टीट्यूड। आपने बचपन में बहुत सारे सुडोकूज खेले हैं, ठीक है, आपने मैचिंग द पैटर्न टाइप्स करे हैं और उन चीजों में आपको अंदर से मजा आया है, तो आप शायद सोच सकते हैं कि हाँ ये मेरे लिए है तैयारी, ठीक है। तो बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ कि पहले आईआईटी की तैयारी की हैप्पीनेस को इग्नोर ना करें, क्योंकि उसके अंदर लोग कई बार इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि उस डिप्रेशन से निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है लाइफ का। तो फर्स्ट मैक्सिमाइज योर हैप्पीनेस at the present when you are preparing for IIT, and if you are not happy in that, I don't think you should prepare for IIT. अब we have talked about the perspective of a student, a JEE aspirant, जो बंदा है प्रिपरेशन कर रहा है, रोज के 6 घंटे क्लॉक कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है, मॉड्यूल सॉल्व कर रहा है, असाइनमेंट सॉल्व कर रहा है, टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अब
हम थोड़ा और सीरियस हो जाते हैं और जाते हैं उस जेई एस्पिरेंट के पेरेंट के ऊपर। पेरेंट्स की क्या मेंटालिटी है, जो जेई एस्पिरेंट है उसका पेरेंट कैसे सोचता है, वो कैसे एनविजन करता है अपने बेटे का फ्यूचर, अपनी बेटी का फ्यूचर, और उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी भैया? कि जैसे आपके पेरेंट्स तो अब बहुत खुश है आपसे, ठीक है, एकदम कंटेंटमेंट है, लेकिन जो वो जेई एस्पिरेंट है एक नॉर्मल, उसके पेरेंट के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? तो एक पेरेंट्स कई बार काफी सपोर्टिव होते हैं और हर एक पेरेंट को काफी सपोर्टिव होना चाहिए, बट कई बार पेरेंट्स काफी प्रेशराइज करने लग जाते हैं अपने बच्चों को, ठीक है। तो और उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि भाई उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे मैं बताया था 6 लाख रुपए लग जाते हैं। तो अगर खासकर मिडिल क्लास की फैमिलीज वाले जो पेरेंट्स हैं, उन्हें लगता है यार इतना पैसा लगाया है और अभी रिजल्ट्स क्यों नहीं दे रहा, ठीक है। और मम्मी तो फिर भी कई बार सॉफ्ट होती हैं यूजुअली हमारे इंडिया में, ठीक है, वो फिर भी यार बेटा है कोई नहीं कोई नहीं। पापा भाई कि भाई सारा पैसा डुबाएगा, ठीक है, तेरे को इसलिए भेजा था, कर क्या रहा है तू, रिजल्ट्स नहीं ला रहा, ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस डांटे जा रहे हैं डांटे जा रहे हैं डांटे जा रहे हैं, ठीक पूरा है। दिन करता क्या है, पैसा वेस्ट कर दिया हमारा, किताब तो खुली नहीं है सुबह से, ये सारे जब टॉन्ट्स पढ़ते हैं तो फिर मतलब ये नहीं सोचा जाता बेसिकली कि उस बच्चे पे क्या बीत रही है, वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। उसके अलावा सिर्फ जेई ही उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसके टीनेज ईयर्स हैं तो उसका हॉर्मोन्स इम्बैलेंस है, वो शूट अप कर रहे हैं, उसके बाद लड़का लड़की प्रॉब्लम चल रही है, अट्रैक्शन हो रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, उस सबको वो समझ नहीं पाते पेरेंट्स शायद। समझ नहीं पाते, और कई बार समझ भी रहे ना तो हमारे यहाँ पे कल्चर है कि चुप रहना, ठीक है, इन बातों में इन चीजों के ऊपर बिल्कुल बात ही नहीं करनी, रादर देन गिविंग देम अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डील विद दीज सिचुएशंस, ठीक है। उन्हें सिखाने की बजाय उस चीज पे चुप रहा जाता है और बस एक प्रेशर डालता रहते हैं, मतलब सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स तुम्हारी इसलिए हैं क्योंकि तुम 11 बजे उठते हो, ठीक है। हाँ मैं भी जो भी तुम बात बोलना चाहते हो उसको एक प्यार से बोलने का भी तरीका है, एक प्यार से बोलने का ढंग है, ठीक है। उसको कन्विंस करो रादर देन थोपने की बजाय कि भाई यू आर व्हाट यू आर टेलिंग इज व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, रादर देन नहीं करेगा तो डंडा पड़ेगा, ठीक है। करेक्ट। तो दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड। और एक चीज मैं पेरेंट्स को ये भी बताना चाहूंगा कि बच्चों के अंदर रेंज डेवलप करें, ठीक है। रेंज का मतलब ये है कि हम स्टार्टिंग से उनके अंदर किसी भी टाइप की स्किल कई बार डेवलप नहीं करते, बस एक पिन पॉइंट फोकस प्रोग्राम होता है कि पढ़ाई 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 पढ़ाई, पैसा 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 पैसा। मेरा एक फ्रेंड था, वो बोलता था भी पेरेंट्स हमें म्यूचुअल फंड्स की तरह समझते हैं, भी हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दी लेकिन जो है बेसिकली अब हमें गेन्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा थोड़ी होता है भाई, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखें। तो बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज सिखाएं, बिकॉज एक बुक है रेंज, काफी फेमस बेस्ट सेलिंग बुक रही है, और उसके अंदर यही यही सिखाया हुआ है कि जब हम बच्चों के अंदर एक मल्टीपल एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं, ठीक है। बच्चा लेट्स से एक सिंगर है, ठीक है, एक सिंगर है जो बचपन से ही गिटार बजाता आ रहा है, ठीक है। एक सिंगर है जिसने बचपन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाए हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट सीखे हैं, और बड़े होकर उसने स्पेशलाइजेशन स्टार्ट करी है एट अ लेटर स्टेज। तो उसकी रिसर्च ये बताती है कि when you get a range, when you get an idea of multiple things, you perform better when you specialize later in your life. तो वही मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही एक चीज में घुसा के उनको एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव ना दें, उन्हें स्टार्टिंग ईयर्स में जब तुम उनको नर्चर कर रहे हो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दें, उन्हें सब चीजें सिखाएं, नई नई चीजें सिखाएं, और बड़े होके बच्चों को खुद चूज करने दें कि उनमें से उनको किस चीज में स्पेशलाइज करना है, ताकि उन्हें लगे कि कोई भी डिसीजन वो ले रहे हैं उन पे थोपा नहीं जा रहा, वो उनका डिसीजन खुद का है। अब आपको क्या लगता है, डू यू रियली बिलीव द फैक्ट कि अगर देयर इज अ किड वो इज नॉट एबल टू सिक्योर अ सीट इन एन आईआईटी, वो नहीं जा पाया आईआईटी, उसका नहीं आई वो वाली रैंक, तो कैन ही डू एज वेल एज इफ नॉट बेटर देन एन आईआईटीएन? एक आईआईटीएन से अच्छा वो जिंदगी में कर सकता है क्या परफॉर्म? हाँ, इस मामले में मैं कहूंगा आईटी डेफिनेटली थोड़े बहुत ओवर हाइप्ड हैं कि भाई आईटीएन हमेशा नॉन आईटीएन से बेटर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, खासकर आई एम कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस में कॉम्पिटिटिव कोडिंग का सिनेरियो देखूं तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के जितने नेशनल टॉपर्स आप इंडिया की लिस्ट निकालोगे तो उसके अंदर आपको आईटीएन बहुत कम मिलेंगे, इनफैक्ट बच्चे नॉन आईटीएन ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और पेरेंट्स और बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं जॉब कॉम्पिटिटिव कोडिंग से लगती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छी रैंक सिक्योर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग में, एक छोटा सा ये एग्जांपल हो गया। उसके अलावा
मैं यहाँ कॉर्नल में आया हूँ, ठीक है। तो कॉर्नल में मेरे बहुत सारे एमबीए फ्रेंड्स हैं, मास्टर्स फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग फील्ड में मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे उनमें से जितने भी फ्रेंड्स हैं बहुत कम ऐसे हैं जो आईआईटीएंस हैं, मैक्सिमम फ्रेंड्स मेरे नॉन आईआईटीएंस हैं और वो अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ उनके पास ऐसी स्किल्स हैं जो मेरे पास नहीं है, ठीक है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में से बहुत बेटर है, उनकी जो वर्ल्ड अफेयर्स, पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक्स, ठीक है, उनको इतनी ज्यादा ब्रॉड नॉलेज है वर्ल्ड के बारे में जो मुझे लगता है मेरे को शायद टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं एक नीश फील्ड में घुसता चला गया, ठीक है। हम्म। तो वो एक रेंज उनकी डेवलप्ड है, ठीक है, और वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। वो टॉप नॉच जॉब्स निकाल रहे हैं इस कंट्री में आके और वो आईटी से नहीं है, ठीक है। तो आईटी इज नॉट द एंड, ठीक है। तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी लाइफ में। द ओनली थिंग इज कि यू शुड बी स्किल्ड इनफ एंड यू शुड हैव दैट हंगर टू डेवलप दैट स्किल्स। अगर तुम्हारे पास वो हंगर है तो तुम कहीं पे भी कैसे भी जाके सक्सेसफुल हो सकते हो, उसको कभी मरने मत दो। जैसे आपने कहा कि वो लोग शायद इसलिए बेटर परफॉर्म कर गए क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिला इतना ज्यादा करने का, आप एक नीश में घुसते चले गए। तो अब ऐसा क्यों हुआ? मतलब अगर हम आईआईटी दिल्ली वाले वापस चले जाएं वहीं पर उन 4 सालों में, तो आपको क्या लगता है कि जो एकेडमिक करिकुलम है वो बहुत ज्यादा रिगरस है या टायरिंग है? करिकुलम डेफिनेटली काफी रिगरस है बिकॉज खासकर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में तो ये लगा कि टॉप 100 रैंकर्स होते हैं कंट्री के, ठीक है। बेस्ट तो ब्रेन्स। बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है भाई, इतने स्टड लोग हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने स्कूल में भी हमेशा टॉप किया है, ठीक है, कोचिंग में भी हमेशा टॉप में रहे हैं, ठीक है, दे वर दैट प्रिविलेज्ड। बट नाउ इन आईआईटी एवरीवन इज लाइक दैट, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो वो उस टाइम बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आईआईटी में जाके डिप्रेशन में आ जाते हैं कि भाई अब तो हमारा वो जो एक ठोस बनी रहती थी हर एक जगह वो ऑरा तो बना रही हुआ नहीं। था उनका। मतलब मेरे डैड बताते हैं, जैसे जब मैं था स्कूल में तो कहते हैं स्कूल में अगर तुम टॉप मार रहे हो तो वो कहावत होती है ना, अंधों में काना राजा हो तुम, वो वाली चीज है कि सारे अंधे हैं और उसमें तुम काने राजा हो। और जब तुम ऐसे एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जाते हो, एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टॉप बैचेस देख लो या तुम एक अच्छे कॉलेज का देख लो बैच, तो वहां पे सारे तुम्हारे जैसे ब्रेन है, सब तुम्हारे लेवल के हैं। तो उसमें अगर जब तुम परफॉर्म नहीं कर पाते, जब तुम, तो फिर मतलब तुम्हारे ब्रेन पे प्रेशर पड़ने लगता है और तुम्हारी जो ईगो है ना उसकी धज्जियां उड़ती हैं एकदम से कि आज तक मैं टॉपर था, हमेशा 1 रैंक 1 रैंक 1 रैंक, और अब मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। एक एक चीज मैंने ये भी देखी है कि जब बच्चे आईआईटी में नए नए आते हैं, ठीक है, तो एक चीज होती है उसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो जब मैं कॉर्नल में आया था यहाँ पे भी ओरिएंटेशन में ही हमें इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में बताया था। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम ये होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम आ तो गए, तुमने कोई चीज ले हासिल तो कर ली, बट यू डोंट डिजर्व दिस, ठीक है। तो एक सेल्फ डाउट वाला होता है भी हमारा आईआईटी में आ तो गए पर हम तुक्के से आ गए, ठीक है। वो उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि मे बी तुम्हारे जो पियर्स हैं वो भी उतने ही टैलेंटेड हैं, उनके साथ तुम शायद फील ना कर पाओ कि हम इतने टैलेंटेड है और हम शायद यहाँ पे गलती से आ गए, ठीक है। तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। तो ये इम्पोस्टर सिंड्रोम काफी डिप्रेशन का कारण बन जाता है एक, ठीक है। और एक चीज मैंने ये देखी है कि आईआईटी में आ जाते हैं बच्चे और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि आईआईटी तो आगे, अब क्या, अब नेक्स्ट क्या। अभी तक एक गोल था जिंदगी में, आईआईटी करनी है, आईआईटी करनी है, आईआईटी करनी है, आईआईटी करनी है, एमलेसली करे जा रहे थे, लेकिन अब आईआईटी में आ गया, पता ही नहीं क्या करना है लाइफ में। उन्हें लाइफ इतनी मीनिंगलेस और एम्प्टी लगने लग जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि भाई लाइफ का एम क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी प्रायोरिटीज को बिगर पिक्चर में देखा ही नहीं। तो ये इस बिगर पिक्चर की मैं बात कर रहा था कि तुम कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो, वो तुमने कभी सोचा ही नहीं, बस करे जा रहे हो, करे जा रहे हो बिना दिमाग लगाए। तो हम्म। उससे काफी लोग डिप्रेस हो जाते हैं, उन्हें मजा ही नहीं आता, उनका लाइफ का सारे मजे ही खत्म हो जाते हैं कि भाई अब कुछ मजा ही नहीं बचा लाइफ में, कुछ चैलेंज ही नहीं बचा, मेन जो चीज थी वो हमने ले लिया है और अब हमें कुछ करना ही नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो टॉप 500 रैंक्स में लाके सारे दिन हॉस्टल में पड़े रहते हैं, ना क्लासेस जाते, ना एक्स्ट्रा करिक्स करते, कुछ भी नहीं करते, बस सारे दिन हॉस्टल में पड़े रहते हैं। और वो काफी डिप्रेस्ड होते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उनके पास मोटिवेशन ही नहीं है कुछ काम करने की। हम्म। तो मैं यही कहूंगा कि आ, जब भी तुम आईआईटी में आते हो तो तुम रीइवैल्यूएट करो अपनी प्रायोरिटीज को, ठीक है। तुम प्लानिंग करो कि अब तुम्हारी नेक्स्ट माइलस्टोन्स क्या हैं, तुम्हें करियर में क्या जाना है, एक्सप्लोर करो। अगर तुम्हें किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो कुछ नई नई एक्टिविटीज ट्राई करो, क्या पता तुम्हारा कोई इंटरेस्ट मिल जाए। जरूरी नहीं है कि तुम्हें इंजीनियरिंग में ही जाना है, हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हम बिना सोचे समझे आ तो जाते हैं, कई बार हमें इंजीनियरिंग में नहीं जाना। आईटी तुम्हें डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा तुम्हारे ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए, चाहे वो किसी भी टाइप के ड्रीम्स हैं, तो उसको एक्सप्लोर करो। अपने अंदर की क्रिएटिविटी लाइफ को डेड मत होने दो, ठीक है।
जो भी हमारा सिस्टम है वो है, बट तुम उसको टैकल कर सकते हो यूजिंग द राइट अप्रोच। हमने नहीं देखा है कि आईआईटी में क्या होता है कि जो तुम्हें ब्रांचेस असाइन होती है वो रैंक्स के बेसिस पे होती है, इंटरेस्ट के बेसिस पे नहीं होती। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कंप्यूटर साइंस मिल गई, उन्हें कंप्यूटर साइंस कभी करना ही नहीं था जिंदगी में। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कंप्यूटर साइंस बेचारे ले नहीं पाए रैंक की वजह से, लेकिन उन्हें कंप्यूटर साइंस बहुत ज्यादा पसंद थी। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है आईआईटी सिस्टम में। इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो शायद मैं बताने के लिए इनएप्ट हूँ, और ये काफी ज्यादा डिप्रेशन का रीजन भी बन जाता है बहुत ज्यादा लोगों के लिए, क्योंकि आईटीएंस को समझना होगा कि अब उन्हें जो यूटिलिटी डिराइव होती थी ना अपनी दोस्त बना के एनवायरमेंट में, वो यूटिलिटी हटा के उन्हें सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। उनका कंपटीशन खुद से है, अब किसी और से नहीं है। ठीक है, तो वो मैच्योरिटी लानी पड़ेगी लाइफ के अंदर, उस चीज को समझना पड़ेगा कि दूसरों को देखना छोड़ो, खुद को देखना शुरू करो। और मेरे ख्याल से वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में धीरे धीरे आने लगती है। फर्स्ट ईयर में तो भाई अरे वो देखो JE7 जा रहा है, JE8 जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में काफी ज्यादा वो सेग्रीगेशन होता है। लेटर ईयर्स में धीरे धीरे समझ आने लगता है कि अब रेस तुम्हारी खुद से है, किसी और से नहीं है, क्योंकि वो कंपटीशन इज वेरी अनहेल्दी। और दूसरा ये है कि करिकुलम की जो मैं बात कर रहा था कि करिकुलम काफी रिग्रेस है। एटलीस्ट मेरा कंप्यूटर साइंस आईआईटी का काफी रिग्रेस करिकुलम था, तो कई बार उस करिकुलम से हट के कुछ और एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिल पाता, जहाँ पे मेरे ख्याल से दूसरे कॉलेजेस को कई बार एडवांटेज रहता है कि दे हैव द टाइम टू एक्सप्लोर मल्टीपल ऑप्शंस, दे हैव टाइम टू डू स्टार्टअप्स, टाइम टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल्स। तो हमारे पास बच्चे अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक चीज कई बार हम मिस कर जाते हैं जब हम हाईली फोकस ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी एक चीज में। तो आपके हिसाब से आईआईटी सिस्टम जो है पूरा एक प्रॉपर पूरे नेशन वाइड एक सिस्टम चल रहा है आईआईटीज का, तो उसके अंदर भी कुछ फ्लॉज पॉइंट आउट करना चाहोगे आप? यार तू अगर आईटी सिस्टम को देखे तो आईटी सिस्टम में डेफिनेटली फ्लॉज हैं। ठीक है, तो मैं एक दिसंबर 2019 की न्यूज कोट करता हूँ। तो वो न्यूज ये थी कि पिछले 5 साल में सभी आईटीज में से मिला के पिछले 5 साल में 50 सुसाइड्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है? तो एक तो हमने डिस्कस किया है कि कहीं ना कहीं करिकुलम काफी रिग्रेस है। ठीक है, और कई बार बच्चे कोप अप नहीं कर पाते, तो वो एक रीजन तो है ही है। उसके अलावा बहुत सारे रीजन हैं कि एक कई बार उन्हें वो सपोर्ट फील नहीं होता। तो तू ये सोच कि मुझे याद है कि मैं फर्स्ट ईयर में आईआईटी गया, तो कुछ कुछ प्रोफेसर थे, भाइयों तुम्हारे पास कोई दिमाग विमाग नहीं है, कोचिंग वालों ने जो रटवाया वो तुमने रट लिया, तुम्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, तुम बिल्कुल डफर हो। अब ऐसे भाई बोला? एक बंदा, करेक्ट, एक बंदा इतनी मेहनत करके आईआईटी में आया है, ही नीड सपोर्ट। ठीक है, अगर तुम उसको नर्चर करोगे तो ही कैन डेफिनेटली डू वंडर्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कई बार हमारे आईआईटी में प्रोफेसर्स में वो एक एम्पैथी वाली फीलिंग नहीं होती। ठीक है, मैंने ये भी देखा है जैसे जब प्रोफेसर्स एज एन एकेडमिशियंस जब रिसर्च करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर आपस में जेलस करने लग जाते हैं कि भाई वो ज्यादा बेटर रिसर्च कर रहे हैं, उसके ज्यादा पेपर छप रहे हैं। ठीक है, उसके पास ज्यादा बच्चे आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, सो दे गेट जेलस विद इन ईच अदर। ठीक है, वो कोऑपरेटिव नहीं रहते, आपस में कोऑपरेटिव नहीं होंगे तो बच्चों के साथ तो कोऑपरेट कैसे करेंगे? मतलब आई थिंक टीचर शुड बी मोर कोऑपरेटिव विद ईच अदर। हमारे यहाँ प्रोफेसर्स होते थे कि वो ऐसे बोलते थे, दे समटाइम्स गिव यूज्ड टू गिव सो मच वर्कलोड, वो कहते थे हमें फर्क नहीं पड़ता तुम कितने कोर्सेज ले रहे हो। ठीक है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं, हम उतना काम देते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं तुम पूरे सेमेस्टर में सिर्फ हमारा कोर्स ले रहे हो। ठीक है, आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट एटीट्यूड। ठीक है, दैट्स अ वेरी काइंड ऑफ नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड कि हम ही हैं। ठीक है, दैट्स नॉट अ कोलैबोरेटिव वे। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा प्रोफेसर्स को कि आपस में जेलस ना हो, आपस में कोलैबोरेशन बना के रखें। ठीक है, और एकेडमिया वर्ल्ड जो है वो काफी अजीब सा वर्ल्ड है। तो एक गुन साइरर हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, उनका एक कोट है ट्विटर पे कि as academicians we sometimes forget that our goal is not to publish papers but to impact the world. ठीक है, तो तो वही है कि इन छोटी छोटी चीजों में घुस के तुम अपनी एम्पैथेटिक नेचर को लूज ना करो, और आपस में जेलसी ना रखो। ठीक है, प्रोफेसर्स को यही बोलूंगा, स्टूडेंट्स की पहले सोचो और सेल्फ इंटरेस्ट के बाद में सोचो। कई बार प्रोफेसर्स के अंदर हमेशा प्रोफेसर को कई बार यूं लग रहा होता कि भाई ये बच्चे जो है ना ये सोचते हैं कि हम तुमसे ज्यादा बेटर हैं, हम प्रोफेसर से ज्यादा बेटर हैं, बच्चे चोड़ में रहते हैं। ठीक है, तो हमें इनकी जो है ना चोड़ खत्म करनी है। अच्छा। तो कई बार वो इस माइंडसेट से चलते हैं, शायद इसलिए वो एम्पैथाइज नहीं कर पाते।
बट प्रोफेसर को यही बताना चाहूंगा, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों की वजह से जो बाकी बच्चे सही में सीखना चाहते हैं और एक मोटिवेशन चाहते हैं तुमसे, तुम उनको नेग्लेक्ट ना करो, ठीक है। तुम एक एम्पैथेटिक प्रोफेसर बन के रहो, जो मेजोरिटी ऑफ बच्चों को चाहिए इस सिस्टम में। बहुत बुराई हो गई आईआईटी दिल्ली की, कोचिंग इंस्टीट्यूट की, हर चीज की। कोई 3 ऐसी चीजें मेरे को बताना चाहोगे जो आपको बहुत पसंद है, दैट यू रियली लव अबाउट आईआईटी दिल्ली? देख, 3 चीजें जो मुझे सबसे ज्यादा आईआईटी के बारे में पसंद आई। सबसे पहले मुझे पसंद आया मेरा कोहर्ट, ठीक है, जो मेरे फेलो बैचमेट्स थे। दे वर दे वर सो स्किल्ड, ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि बात उस कोहर्ट में रहने के बाद ना तुम्हें आदत पड़ जाती है एक हाईली स्किल्ड टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशंस की, ठीक है। तुम एक काफी गीकी से माहौल में रहते हो, जहाँ पे मतलब नेक्स्ट स्टार्टअप की बात हो रही है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट मेरे को काफी पसंद आने लग गया था, मतलब इट वाज सो एनरिचिंग। तुम्हें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है किसी ना किसी बंदे से बात करके, जो तुमने सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो वो उस कोहर्ट में रहने का अपना ही एक अलग मजा है, ठीक है। दूसरा, मेरे को आईआईटी के बारे में सबसे अच्छी चीज लगी कि अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली हैं कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। आईआईटी में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। तो मैंने अपने रिव्यू में कवर किया ही था, सारी कंपनीज आती हैं कंट्री की करेक्ट। आईआईटी उसको हायर करने के लिए, ठीक है। तो ये एक लेवरेज हमेशा रहता है कि भाई प्रोफेसर से अप्रिशिएट करें या ना करें, कंपनीज अप्रिशिएट करिए हमें, ठीक है। और तीसरा बात मैं ये बोलूंगा कि जो रेंज वाली जो मैंने बात बताई कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। टाइम हो या ना हो, वो तुम्हारा पर्सनल ट्रेड ऑफ है कि तुम्हें मे बी सीजीपीए उतनी हाई नहीं लानी, तुम्हें बाकी चीजें एक्सप्लोर करनी है, तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज डेफिनेटली अवेलेबल है, ठीक है। तो तुम्हें रेंज डेवलप करने के लिए तुम्हारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं तो इनके पास हमेशा फंडिंग रहती है। इनफैक्ट खुद के स्टार्टअप्स करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं। हमारा खुद का स्टार्टअप सेल है काफी अच्छा, और डायरेक्टर जो हमारे राम गोपाल राव सर हैं, उनके आने के बाद तो स्टार्टअप के अंदर जो एडवांसमेंट्स हुई हैं काफी नेक्स्ट स्केल पे बढ़ गई हैं। तो रेंज हमेशा रहती है। तो आई थिंक दीज आर माय टॉप 3 थिंग्स व्हिच आई लाइक अबाउट आईआईटी। अब अब भैया आईआईटी दिल्ली वाले टाइम में जाते हैं वापस उन 4 सालों में, और आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, एक तो उसमें से एक ये भी मेरे को पता चला कि आपने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न किया था। अब इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स में वो ओवरशैडो हो जाता है, तो उसका कुछ स्टोरी है माइक्रोसॉफ्ट की, एक ऐसी कंपनी मतलब जिसमें भारत का हर इंजीनियरिंग जो कर रहा है बच्चा वो जाना चाहता है, क्योंकि उनके इतने लुक्रेटिव पे पैकेजेस हैं और इतना अच्छा वहाँ का कॉर्पोरेट कल्चर है। तो उसकी क्या स्टोरी है उस इंटर्नशिप के पीछे माइक्रोसॉफ्ट की? माइक्रोसॉफ्ट की यार मेरी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट अगर मैं इंटर्न देखूं तो ऐसा हुआ था कि मेरा सुबह सुबह एग्जाम था, ठीक है, हम्म। राउंड 1 एग्जाम माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। और वो एग्जाम कुछ 8-9 बजे टाइप्स था, और मैं उठता हूँ 11 बजे। हाँ। मैं अपना मेल चेक करता हूँ। मैं थोड़ा सा लेट उठने वाला बन गया था आईआईटी में, तो मैं अपना मेल चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ ओ शिट एग्जाम तो छूट गया। और फिर मैं भागा भागा जाता हूँ, ठीक है। और मैंने कपड़े भी वही वाले पहने हुए हैं, सोते हुए वाले, बस जीन्स पहन के जैसे भी हुलिया था, ठीक है। बिल्कुल टेंशन में हो गए, भाग के अपनी रेज्यूमे उठा के भाग जाता हूँ, ठीक है। हाँ। और मैं जब गया हूँ वो एग्जाम खत्म हो गया, फर्स्ट राउंड, ठीक है। और जो माइक्रोसॉफ्ट के आई हुई है मैम, एक जो एग्जाम ले रही थी, मैं उनके पास जाता हूँ भागता भागता। मैं कहता हूँ यार मैम, आई एम वेरी 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 सॉरी, ठीक है, मेरे से एग्जाम मिस हो गया। आई डेफिनेटली वांट टू कम टू योर कंपनी, तो आप मेरा एग्जाम दोबारा ले लो प्लीज, कुछ कर दो मेरे लिए, ठीक है। तो मैम ना मेरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती, बोलती है ऐसे देख के, मेरे को ऐसी शक्ल देख के, सच्ची सच्ची बताओ क्या हुआ था, ठीक है। तो ऊपर से नीचे देखती है कि ये एग्जाम देने आया है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, तो मैम कह रही है कि सच्ची सच्ची बताओ बेटा हुआ क्या था। तो मैंने बोला मैम सच्ची यही हुआ था कि मैं सोता रह गया और मैं डायरेक्टली उठ के आ गया हूँ, ठीक है, मेरे को ये इंटर्नशिप चाहिए, आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड। तो मैम कहती है, शी वॉज वेरी कंसिडरेट, उसने कहा चलो ठीक है रेज्यूमे दिखाओ। तो शी लुक्ड एट माय रेज्यूमे, वेंट थ्रू इट, ठीक है। तो वो कहती है ठीक है ओके फाइन, अब तूने इतना पेन लिया है तो ऐसा कर। तो उसके बाद क्या होता है, उस राउंड के बाद था इंटरव्यू राउंड, तो 3 इंटरव्यूज और होने थे, 3 या 4। तो उसके बाद मैम कहती है चल ऐसा कर, तू डायरेक्ट इंटरव्यूज में आ जा और तैयार हो गया नहा क्या, ठीक है। तो तो बेसिकली 1 बजे टाइप्स वो दोपहर के इंटरव्यू स्टार्ट होना था, तो फिर मैं तैयार व्यार होके सूट साट पहन के अपना जाता हूँ इंटरव्यू देने। एंड
देन आई क्लियर ऑल दोस 3 इंटरव्यू राउंड्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट और फिर मेरी इंटर्न लगती है। तो ये काफी फनी एक्सपीरियंस था क्योंकि मतलब मैं काफी घबरा गया था, और इससे ज्यादा फनी ये था कि माइक्रोसॉफ्ट में मैं अप्लाई भी नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में। तो क्यों? इससे ज्यादा फनी ये था कि एक बार की बात है, जब तुम अप्लाई करते हो ना किस किस कंपनीज में आना है, तो मेरे को फाइनेंस का बहुत शौक रहता था। मुझे लगता था भाई फाइनेंस में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल मैथमेटिकल काम होता है, पजल सॉल्विंग, और पैसा तो मतलब एकदम अलग ही लेवल पैसा है फाइनेंस में, ठीक है। तो मुझे लगता था गोल्डमैन सैक्स में जाएंगे, क्या माइक्रोसॉफ्ट छोटी मोटी कंपनी है, ठीक है। छोटी मोटी। हालांकि अब सही में अब मेरा काफी पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मुझे फाइनेंस में नहीं जाना ड्यू टू बैड वर्किंग और आवर्स, एंड मुझे टेक कंपनीज पसंद आने लगी और इसलिए मैं अमेजोन में काम करने जा रहा हूँ। आई एम रियली पैशनेट अबाउट वर्किंग इन टेक। बट उस टाइम मेरा ये एटीट्यूड था, और मेरा जो रूममेट था ना, उसे पता था कि ये जो थोड़ा ना खिसका हुआ आदमी है, ठीक है, ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, ठीक है, और अप्लाई भी नहीं कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट में। तो उसने मुझे खूब गालियां सुनाई, कहता कि नहीं पागल है क्या तू, ये क्या कर रहा है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट में तो अप्लाई करना ही है, ये थोड़ी होता है। और उसने मुझे जबरदस्ती अप्लाई करवाया था, ठीक है। तो मतलब जबरदस्ती अप्लाई करने के बाद और इतना हकने के बाद मैं सुबह टाइम पे नहीं उठा, मैं माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न मुझे मिल गई, एंड अल्टीमेटली आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। तो ये काफी फनी स्टोरी रही है। तो कह सकते हैं कि मैं वो शायद डिजर्व नहीं करता था, बट वो मुझे मिल गई। बट अल्टीमेटली मैंने माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न की भी एक स्टोरी बताता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न स्टार्ट हुई तो पहला दिन था ओरिएंटेशन का दिन। तो ओरिएंटेशन दिन में क्या हुआ कि हम 5 बच्चे एक टीम में थे, बिग डेटा टीम की टीम में, ठीक है। तो पहले दिन क्या होता है, बस तुम्हें चिल रखा जाता है, तुम्हें ओरिएंटेशन दी जाती है, तुम्हें बस बताया जाता है ये तुम्हारा ऑफिस है, ये टीम है, ये तुम्हारा मैनेजर है, ये इसके साथ तुम काम करोगे, एंड बेसिक बेसिक चीजें, लोग चिल मार के आ जाते हैं। हमारे साथ क्या हुआ, हम 5 बच्चे बैठे हैं रूम पे, ठीक है। तो कुछ इम्प्लॉयज आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, तो उसमें से एक होता है काफी सीनियर लेवल मैनेजर होता है, ठीक है। एक बंदी भी ऐसी होती है, वो कहती है कि देखो बेटा, ऐसा है कि हमारे पास जो है 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो ऐसे ही हैं, मतलब ठीक ठाक, नॉट सो गुड, ठीक है। और अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम वो 3 अच्छे वाले प्रोजेक्ट्स किसको दें। तो हम ऐसा करेंगे कि हम तुम्हारा लेंगे टेस्ट। तो वो हमें एक बहुत ही भयंकर सा ओपन एंडेड प्रॉब्लम दे जाते हैं कोडिंग की, ठीक है, जिसका कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। और हमें कहते हैं कि भाई 2 घंटे तुम करो बैठ के, और हम आएंगे फिर टेस्ट लेने। तो हम 2 घंटे लगे पड़े हैं बिल्कुल पागलों की तरह। उसके बाद वो आते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्टाइल में कॉफी काफी लेके 3-4 आते हैं एम्प्लॉयज, और कहते हैं कि चलो भाई अब व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन हो जाए, व्हाइट बोर्ड पे समझाओ तुमने क्या क्या सोल्यूशन दिया, ठीक है। फिर हम समझा रहे हैं, और भाई वो इतना चिल्ला रहे हैं हमारे ऊपर, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ कोड वी शिप एट माइक्रोसॉफ्ट, तुम्हारा इंटर्न में सिलेक्शन हो कैसे गया, हाँ हाँ। ठीक है, यू डोंट डिजर्व टू बी हियर, ठीक है। सारे बच्चे रोने लग गए हैं भाई, मतलब तुम्हारा पहला दिन और तुम ये सुन रहे हो इम्प्लॉय से, सीनियर लेवल मैनेजर से, कि भाई तुम यहाँ आ कैसे गए, हम बिल्कुल रो रहे हैं। तो उन्होंने हमें 4 घंटे ग्रिल किया, बिल्कुल गंदे वाला। उसके बाद कहते हैं चलो हमने सबकी प्रेजेंटेशन सुन ली है, अब हम रिजल्ट्स कल बताएंगे, अभी हम डिनर पे चलते हैं, हमारे यहाँ रिवाज है पहले दिन डिनर पे लेके जाते हैं सबको। हमने कहा ठीक है चलो। तो भाई हम डिनर पे जा रहे हैं, तो उनमें जो एक लेडी थी, तो वो कह रही थी, वो हमारे पास आती है और वो हमें कहती है कि देखो बच्चों, जो तुम्हारी परफॉर्मेंस वहां पे रही वो तो रही रही, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड तुम्हारे आइडियाज काफी मैटर करते हैं, तो तुम अच्छी अच्छी बातें करना डिनर पे मैनेजर्स के साथ, ठीक है, वो तुम्हारा चांसेस बढ़ाएंगे। तो भाई उस टाइम तक ना मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट आ चुका होता हूँ, 4 घंटे ग्रिल हो चुका हूँ, ठीक है, और मेरा दिमाग पूरा खराब हो जाता है। तो मैं उसको बोल देता हूँ पहले दिन ही कि मैम अगर आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स थे नहीं तो आपने इतने इंटर्न्स लिए क्यों? हाँ। पंगे लेने की आदत रही है शुरुआत से। ठीक है, तो मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ। उसके बाद फिर वो मेरी बात आगे जाके जो उनके सीनियर मैनेजर है उनको जाके कन्वे करती हैं, और फिर हम डिनर पे बैठे होते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि बेसिकली देन वो राज खोलते हैं कि वो सारे हमारे सीनियर्स थे और हमारी फिरकी ले रहे थे, ठीक है, सारे हमारे मजे ले रहे थे, कोई टेस्ट नहीं है कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा। तो ये काफी फनी एक्सपीरियंस रहा था मेरा माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट डे का, और हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी फिर उन सीनियर्स के साथ जिन्होंने भी ये प्रैंक किया था हमारे साथ। तो ये मेरे ख्याल से काफी अच्छा इंसिडेंट था। और उसके बाद मैंने बहुत ही मन लगा के वहां पे काम कुम किया, मुझे पीपीओ वीपीओ मिल गया था, और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड पीपल टू गो टू माइक्रोसॉफ्ट इफ दे वांट टू। अच्छा, तो इंटर्न के बाद एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, जैसे आपने फैकल्टी की बात करी आईआईटी दिल्ली की,
So is there a message you'd like to put out to the faculty of all the other engineering colleges in India, including IITs, DTU, NSIT, triple ITs, NITs? एक तो मैंने बता ही दिया कि अपने स्टूडेंट से एम्पैथेटिक रहें, और ये मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस ऑब्जर्व किया है कॉर्नेल में आके। यहाँ पे मेरे को काफी एम्पैथेटिक टीचर्स मिले कंपेयर टू इंडियन कॉलेजेस। तो मैं ये बोलूंगा कि काफी एम्पैथेटिक रहें, ओपन माइंडेड एंड ब्रॉड माइंडेड रहें। मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं जैसे बोलते हैं कि भाई तुम केमिकल इंजीनियरिंग में आए हो तो तुम कंसल्टिंग में क्यों जा रहे हो, कंसल्टिंग में ही जाना था तो तुम आईआईटी क्यों आए। हमारा सिस्टम की जो कमियां हैं, जो भी हमारे सिस्टम में लूप होल्स हैं, वो हम नहीं ठीक कर सकते। जो हम अपने एंड पे कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि वी कैन एम्पैथाइज, वी कैन बी ओपन माइंडेड टू लेट चिल्ड्रन परस्यू व्हाटएवर दे वांट। ठीक है, तो बात वही है कि वो ये नहीं समझते कि केमिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें किसी ना किसी एस्पेक्ट में काम आ जाएगी। इट्स डेवलपिंग देयर रेंज। उसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें अपना करियर केमिकल में ही परस्यू करना है। ठीक है, तो वो इतने ओपन माइंडेड नहीं होते। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि इवन विद इन अ ब्रांच, जैसे कंप्यूटर साइंस में कुछ प्रोफेसर हैं कि भाई बेटा तुम रिसर्च करो, पीएचडी करो, जॉब्स क्यों ले रहे हो, तुम्हें देश का नाम आगे बढ़ाना चाहिए, तुम बेस्ट माइंड्स हो कंट्री के, तुम अगर जॉब्स लेके चले जाओगे तो नई इनोवेशन कौन करेगा, देश का नाम आगे क्यों बढ़ाएगा। तो वो अपने डिसीजन थोपने लग जाते हैं। कई बार एक बायस भी क्रिएट हो जाता है उनके मन में बच्चों के लिए कि भाई जॉब जॉब वाले बच्चे इतने अच्छे नहीं हैं, रिसर्च वाले बच्चे ज्यादा अच्छे हैं। तो इस टाइप के बायसेस प्रोफेसर्स को नहीं लाने चाहिए अपने माइंड में। उन्हें चिल्ड्रन बच्चों को जो भी करना है दिल से, वो जिस चीज को भी लाइक करते हैं उसके लिए प्रमोट करना चाहिए। तो वही बोलूंगा कि ओवरऑल एमिएबल रहो स्टूडेंट्स के साथ, ओपन माइंडेड रहो, और थोड़ा सा चिल करो। बहुत सारे ऐसे सीरियस चेहरे बना के क्लासेस में मत आओ, स्टूडेंट्स को अपना दोस्त बनाओ। यही एडवाइस है मेरी। बढ़िया। तो अब आ जाते हैं आपकी यूएस वाली स्टोरी पे। तो अब आप मेरे को एक चीज ये बताओ, जैसे ऑनगोइंग कोविड-19 की सिचुएशन है, वर्क वीजाज में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो इज दिस द राइट टाइम टू गो टू यूएसए फॉर फर्दर स्टडीज? यार वर्क वीजा में अभी ट्रम्प ने ग्रीन कार्ड थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड किया है। H1B की और ओपीटी की बातें हो रही हैं, अभी तक कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इट्स टू अर्ली टू से दैट। शायद वो बातें ही करता रह जाए, बिकॉज उसका जो अगर वोट बैंक देखें, उसका वोट बैंक वो है जो इमिग्रेंट्स को लाइक नहीं करता। क्योंकि उनको लगता है कि भाई इमिग्रेंट्स आके हमारी जॉब्स लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो वो उस वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए एक इलेक्शन गिमिक भी हो सकता है कि वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, मैं ओपीटी बंद कर दूंगा और H1 भी बंद कर दूंगा। ठीक है, तो मे बी शायद वो कर भी दे, बट आई थिंक इट्स वेरी अनसर्टेन टाइम। तो इसके ऊपर कुछ भी स्टेटमेंट बोलना काफी अर्ली स्टेज होगा। बट यही बोलूंगा कि अगर ऐसा कुछ स्टेप लेता है तो शायद ये बहुत बड़ा स्टेप होगा, लोगों को डेटर करेगा ये कि भाई वो यहाँ पे आके हायर स्टडीज परस्यू करें। बिकॉज लोग लोन लेके इतना पैसा लगा के आते हैं, और अगर वो इस कंट्री में आके जॉब नहीं ले पा रहे तो वो अपने डेट्स कैसे पे ऑफ करेंगे। तो अब जैसे आपने कॉर्नेल में पढ़ाई करी, तो और आप आईआईटी दिल्ली में भी पढ़े हो, दोनों प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स अलग अलग कंट्रीज में बेस्ड हैं ऑब्वियसली। तो वुड यू लाइक टू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस कॉर्नेल वाली लाइफ में और आईआईटी दिल्ली वाली लाइफ में, कॉर्नेल के स्टूडेंट्स में, आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स में, कॉर्नेल में जो फ्रीडम है और आईआईटी दिल्ली में जो फ्रीडम है, इन सब चीजों के बारे में? मैं ये बोलूंगा कि कॉर्नेल में आके जो मेरा माइंड है वो रियली एक्सपेंड हुआ है। आई हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग मोर थिंग्स, आई हैव बिकम मोर एम्पैथेटिक। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे लोग ज्यादा एम्पैथेटिक हैं। मेरे प्रोफेसर्स, जितने भी प्रोफेसर से मैं यहाँ मिला हूँ, काफी एम्पैथेटिक हैं कंपेयर टू द कल्चर एट आईआईटीज। तो वो नेचर मेरे अंदर भी इनकलकेट हुई है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू से कि इंडियन प्रोफेसर्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बच्चे आप ही की तरह बनेंगे आगे जाके। ठीक है, दूसरी चीज मैंने ये देखी है कि आईआईटी सिर्फ एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था प्राइमरीली। हालांकि एक एसोसिएटेड बिजनेस स्कूल भी है आईआईटी का, बट प्राइमरीली इट्स एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। बट अगर कॉर्नेल को देखो तो यहाँ पे लॉ की डिग्रीज भी हैं, आर्ट्स की डिग्रीज भी हैं, म्यूजिक भी है, डांस भी है, बिजनेस स्कूल भी है, एंड इंजीनियरिंग स्कूल तो है ही है डेफिनेटली। सो इट्स अ वेरी बिग स्कूल विद वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, तो पहले हमारा एक माइंडसेट होता है जो बचपन से डेवलप हो जाता है कि भाई बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो बकवास हैं बिकॉज दे डोंट अर्न दैट मच। ठीक है, बट दैट्स अ वेरी बैड थिंकिंग। तो यहाँ पे आके मैंने बहुत ज्यादा रेंज डेवलप करी है, मैंने नए नए एक्सपीरियंसेस किए। मैंने सालसा क्लास ली थी कॉर्नेल में। कॉर्नेल ऑर्गेनाइजेज अ सालसा क्लास। यहाँ पे एक वाइन टेस्टिंग क्लास होती है, फूड साइंस डिपार्टमेंट है, वाइन टेस्टिंग क्लास होती है। सो बेसिकली
जो वाइन कंपनीज हैं उनको टेस्टर्स चाहिए होते हैं टू क्वालिटी चेक वगैरह के लिए कि ये वाइन अप टू द मार्क है या नहीं। और वो वाइन टेस्टिंग क्लास की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो हर साल उसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि जिनका फूड साइंस से दूर दूर तक लेना नहीं है, जिनकी टेस्ट बड्स भी डेवलप नहीं है, वो सिर्फ वाइन का नाम सुन के ऐसे ही एनरोल हो जाते हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी वेटिंग लिस्ट रहती है एनरोल होने के लिए और सबसे ज्यादा बच्चे उसमें फेल होते हैं। ठीक है, तो ये एक फनी स्टोरी है। तो आई थिंक उसके अंदर फेल होने को कोई बुरा नहीं मानता, बट वाइन टेस्टिंग जैसे कोर्सेज हो रहे हैं यहाँ पे, काफी ओपन एंडेड माहौल है, तुम्हें बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो उस वे में कॉर्नेल काफी आगे है हमारे इंस्टीट्यूट से। दूसरी बात यह है कि आईआईटीज में जैसे होता है कि मैंने बताया तुम्हें, जो ब्रांच है, तुम्हारी जो ब्रांच है वो तुम्हारी रैंक से डिसाइड होती है। यहाँ पे बच्चों के पास फर्स्ट ईयर के बाद काफी ओपन एंडेड रहता है कि उन्हें जो सी ब्रांच परस्यू करनी है, उनके जो भी इंटरेस्ट हैं, जो भी परस्यू करने हैं, वो काफी ओपनली परस्यू कर सकते हैं। तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और मेरे ख्याल से यही सारे बिग डिफरेंसेस हैं जो शायद अगर हम हमारे इंस्टीट्यूट्स कवर कर लें तो वो शायद हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स को बीट कर सकें या एट पार आ सकें। और डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आईआईटी में जो टैलेंट लेवल था वो काफ़ी हाई था। ठीक है, काफ़ी कंसंट्रेटेड टैलेंट लेवल था। ठीक है, पर जो हम मिस कर जाते हैं बेसिकली वही है, एक्सप्लोरेशन ट्रेड ऑफ है। हम एक स्किल को एक्सप्लोइट करते रह जाते हैं, हम एक्सप्लोर नहीं करते। ठीक है, तो बस यही मेरे ख्याल से मेन डिफरेंस है। कॉर्नेल के जो बच्चे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बच्चे आ रहे हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर के, उनका माइंडसेट बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, उसका रीजन बहुत हो सकता है, उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो थोड़े वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, क्योंकि यहाँ की फीस ही बहुत ज्यादा हाई है, तो सारे तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, स्कॉलरशिप लिमिटेड है कंपेरेटिवली। आईआईटी के बच्चों से वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, तो शायद उनकी ग्रूमिंग वैसी हुई है कि उनको पेरेंट्स ने बताया है कि भाई सारी चीजें सीखो, बुक्स पढ़ो। ठीक है, और एक ब्रॉडर एक्सपोजर दिया है जो कि आईआईटी के बच्चों में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, वहां पे मेरे ख्याल से आईआईटी के बच्चे थोड़े पीछे रह जाते हैं एक ब्रॉडर एक्सपोजर और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में। अदरवाइज आई वुड से कि आईआईटी के बच्चे काफी स्किल्ड हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और हमारा नाम तो रोशन कर ही रहे हैं हमारी कंट्री का। भैया आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया है जो एक एवरेज इंडियन पेरेंट अपने बच्चे से चाहता है। तो आपके हिसाब से क्या कंटेंटमेंट है आपकी लाइफ में इस वक्त? यार किस टाइप की कंटेंटमेंट चाहता है तू? मतलब खुश हो जिंदगी में, या अभी भी कुछ है कि नहीं यार ये रह गया, या ये रिग्रेट है, ऐसा कुछ है अभी भी लाइफ में? नहीं यार, मतलब रिग्रेट तो नहीं है, ओवरऑल तो मैं खुश ही हूँ। ठीक है, छोटे मोटे रिग्रेट्स तो हमेशा होते हैं, लाइफ को ऐसे जीना चाहिए, ऐसा जीना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे तुम नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करोगे तुम्हें समझ आएगा कि क्या गलतियां करी, क्या हम बेटर कर सकते थे। ठीक है, वो चीज़ हमेशा रहती है, बट आई एम वेरी हैप्पी ओवरऑल विद माई लाइफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई विल स्टॉप ग्रोइंग। मेरे एम्बिशंस हैं और भी बड़े बड़े काम करने हैं, तो ये सब तो लाइफ में चलता ही रहेगा, बट ओवरऑल आई थिंक आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड वेयर आई एम। आपने, आई एम वेरी श्योर कि आपने थ्री इडियट्स वाली मूवी देखी होगी। तो आपके हिसाब से हाउ एक्यूरेट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज उस मूवी के अंदर? आप मतलब कैसे रिलेट कर सकते हो उस मूवी के साथ? यार मैं ज्यादा रिलेट तो नहीं कर सकता, मैंने डेफिनेटली डायरेक्टर की बेटी नहीं पटाई। ठीक है सही। और बेसिकली ये है कि मैं ये जरूर रिलेट कर सकता हूँ कि बहुत सारे हमारे फरहान भी भरे हुए हैं आईआईटीज में, और बहुत सारे हमारे राजू भी भरे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद लाइफ में कुछ और करना था, बट वो सिस्टम के थ्रू आ गए हैं समहाउ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आ गए हैं और वो डरे जा रहे हैं, खुल के नहीं जी रहे लाइफ। तो फरहान और राजू बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है उस मूवी का, और बहुत सारे बच्चे ऐसे आईआईटी में डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। तो या दैट्स माय टेक। और आपने बात करी अभी पहले कि आपके भी कुछ बड़ा बड़ा उखाड़ना है जिंदगी में, बहुत एम्बिशंस हैं। तो व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स इन लाइफ? वेयर डू यू सी द 30-year-old शिवांग गोइंग? यार मैं अमेजोन ज्वाइन कर रहा हूँ, तो वन ऑफ द फ्यूचर गोल्स तो ये है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्रो करना है, जितना ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे कुछ बड़े ड्रीम्स भी हैं, वाइल्डर ड्रीम्स। एक मेरा ड्रीम ये है कि मुझे होस्टिंग का बहुत शौक था, तो मेरा मन है कि मैं अपना एक टीवी शो का होस्ट बनूं। आई डोंट नो ये कभी पूरा हो पाएगा या नहीं, बट ये ड्रीम है। दूसरा ड्रीम ये है कि मुझे खुद का एक स्टार्टअप करना है। ठीक है,
मतलब मुझे खुद की एक कंपनी डेवलप करनी है, ऑब्वियसली टेक बेस्ड कंपनी। एंड बिकॉज बोलते आ रहे हैं कि भी इंडिया वाले जॉब क्रिएटर्स नहीं है, जॉब सीकर्स हैं। ठीक है, ये बोलना बहुत आसान है, बट इस चीज को समझना चाहिए कि जो इंडिया के पास कैपिटल है, ठीक है, उस इंडिया थोड़ा सा पीछे है, अभी कैपिटल में थोड़ा पीछे है कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज लाइक यूएस। इसलिए शायद नए नए स्टार्टअप्स आने में थोड़ी दिक्कत आती है इंडिया में। ठीक है, अदरवाइज आई एम प्रेटी श्योर कि जितनी स्किल्स इंडियंस के पास हैं, अगर हमें कैपिटल भी मिल जाए उतने, तो हम काफी अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। तो मेरा लॉन्ग टर्म एक ये भी गोल है कि somehow I want to start my own company. So these are my goals. तो चलो भैया, लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट हियर. I'd like you to give 3 tips to every JEE aspirant or a hustler or a college student or whoever is listening to this podcast or watching this on YouTube. और क्या मतलब आप पूरा अपना जो आपका लाइफ एक्सपीरियंस है उससे 3 क्या लाइफ एडवाइसेस निकल के आती हैं? ठीक है, तो मेरी पहली टिप ये रहेगी कि विश एवरीवन ऑफ अस शुड डेवलप सम हेल्दी हैबिट्स एंड डिसिप्लिन लाइफ। क्योंकि अगर तुम कुछ भी नेक्स्ट बिग चीज अचीव करना चाहते हो, चाहे वो आईटी को क्रैक करना है या कुछ और है, तो तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है, तो तुम स्लैक ऑफ करो, बट इतना स्लैक ऑफ मत करो कि वापस आना मुश्किल हो जाए। ठीक है, डू मिस्टेक्स बट लर्न फ्रॉम देम क्विकली एंड गेट बैक ऑन द ट्रैक। ठीक है, मेरी दूसरी एडवाइस ये है कि इफ यू बिलीव इन समथिंग, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम खुद से ट्रूथफुल हो कि ये काम सही है, ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये प्रोफेशन मेरे लिए सही रहेगा, शायद वो प्रोफेशन तुम्हारे पेरेंट्स ने ना सुना हो, रिलेटिव्स ने ना सुना हो, शायद उन्हें वो अजीब भी लग रहा हो, बट इफ यू आर ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, अगर तुम्हें लग रहा है जो तुम कर रहे हो वो सही है, चाहे वो जितनी छोटी सी बात है कि तुम्हें लग रहा है कि मुझे आईटी की तैयारी करनी है, सीबीएसई की नहीं करनी, कोई भी बात हो, चाहे बड़ी बात हो या छोटी बात हो, लेकिन इफ यू आर ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, तो उसके ऊपर स्टिक करो, उसके ऊपर वर्क करो, घबराओ मत, डोंट गिव अप। ठीक है, और मेरी तीसरी एडवाइस ये है कि डेफिनेटली एक ब्रॉड माइंडसेट डेवलप करो। ठीक है, बहुत सारी बुक्स पढ़ो, एक रेंज डेवलप करो। बुक्स पढ़ने से काफ़ी अच्छी रेंज डेवलप होती है। मैंने रिसेंट में बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी हूँ। मैं कुछ बुक एडवाइस भी दे सकता हूँ। मैंने रिसेंट में फ्रीकोनॉमिक्स पढ़ी है। ठीक है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट बुक। अगर टेक में चाहिए तो मैंने हुक्ड मैं पढ़ रहा हूँ नीर रायल की, वो भी काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। और बाकी बुक रिकमेंडेशंस के लिए तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर इन जनरल लाइफ में कुछ भी चैट करना, यू कैन शूट मी एन मैसेज। और यही इसी चीज से एंड करूंगा कि बी एम्पैथेटिक, बी एमेबल, और भाई प्यार बांटो सब में। ठीक है, सबको चाहिए, दैट्स माय एडवाइस। Great. So we'd like to end this podcast here, Shivank. I'd basically like you to give a single line to sum up all of the discussion that we had today. सिंगल लाइन यही होगी कि IITs, or in fact anything is in life, is not worth a suicide. Focus on developing the skills, and there are multiple ways to reach your goal. Beautiful. Thank you so much, Shivank, for joining the show. You can follow Shivank on Instagram at techlife_with_Shivank. ठीक है, मैं नीचे लिंक कर दूंगा यार उनका हैंडल, वहां पे जाके फॉलो कर लो भैया को. You can follow me on Instagram at yashjees. ठीक है, तुम्हें पता है मेरा हैंडल. इसके साथ साथ यार भैया जो है शिवांग भैया, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे वो कोडिंग के प्रॉब्लम्स डालते हैं. तो अगर कभी भी जिंदगी में अटके हुए हो किसी भी कोडिंग प्रॉब्लम पे, तो शिवांग भैया को डीएम कर दो, वो उसकी वीडियो बना के चैनल पर डाल देंगे. इसी के साथ यार शिवांग भैया ने एक यूडेमी पे कोर्स भी डाला हुआ है डेटा साइंस का, तो उसका भी नीचे मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो. तो जितने भी हमारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें पहुंचाएं, क्योंकि जितने भी इश्यूज हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं वो हमारी कंट्री की एजुकेशन सिस्टम एंड ओवरऑल सोसाइटल प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है. तो जितने ज्यादा लोगों तक आप ये वीडियोस पहुंचा सकते हैं, उतना ही ज्यादा आई होप कि हमारे देश के लोगों को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, सभी को एक आइडिया मिलेगा कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट. I'd really love to see you tune into the next episode of the Yash Garg show. इसी के साथ यार ये वाला हम पॉडकास्ट जो है वो यहीं पर खत्म करते हैं. प्लीज रिमेंबर दैट फॉर एवरी सुंदर पिचाई there's a Satya Nadella as well. And it's a wrap up from our side. Bye bye. Take care.